बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसमें सारे ही राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो सॉल्व राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसकी जो तीन साइड हैं, ट्रायंगल की तीन साइड ही होती है ना, कि तीनों साइड्स भी हमें मालूम होनी चाहिए और तीनों एंगल्स भी मालूम होने चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो मालूम हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ वैल्यू दी होंगी, कुछ नहीं दी होंगी। तो इन जो राइट एंगल ट्रायंगल्स के रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं, सबसे पहले उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम क्लास 9th में भी यूनिट 6 में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका मैं हल्का सा उसका रिकॉल आपको करता हूँ उसका। तो आइए पहले वो देख के फिर मैं इसको बताता हूँ कि हम इसके ये वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। ये एक आसान चैप्टर्स में से एक चैप्टर या एक टॉपिक होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ट्रायंगल्स को सॉल्व करने वाला होता है। जिन बच्चों को इस कंसेप्ट के बारे में पता है वो यहाँ से वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो राइट एंगल यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज। इसी तरह इस तरह ये जो एंगल दिया होता है ना, जो एंगल हमने यहाँ पे साइन कॉस के साथ लिखने हैं, मिसाल के तौर पर इसको हम नाम देते हैं थीटा। तो थीटा एंगल के अपोजिट साइड हमारी होती है परिपेंडिकुलर। ठीक है। और जो इस एंगल के साथ वाली एडजेसेंट साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है। तो अब देखें कि इसकी जो हर साइड का दूसरे साइड के साथ एक रिलेशन है, उस रिलेशन का एक ख़ास नाम है। क्या इन दो साइड का कह लें, इन दो का कह लें, इन दो का कह लें, यानी दो साइड्स की बात कर रहा हूँ। तो हर साइड का दूसरी साइड के साथ अगर हम उस दोनों का मिक्सचर बनाते हैं ना, तो उनका एक नाम है। जैसे देखें ना, चावल में जब हम चावल के अंदर जब हम ज़्यादा चिकन वो डाल के मसाले डाल के पकाते हैं तो उसको बिरयानी का नाम देते हैं। अगर वही उस चावल के अंदर हम आलू डाल देते हैं तो वो कुछ और चीज़ बन जाती है, चने डाल देते हैं वो कोई और चीज़ बन जाती है, सादा पुलाव में कुछ भी नहीं वो डालते। यानी हर एक चीज़ चावल के साथ जब जो भी दूसरी साइड मिक्स की जाए तो उसका एक नाम बनता है। सेम उसी तरह हर साइड का दूसरी साइड के साथ जो एक रिलेशन है उसका एक नाम है। इस रिलेशन को याद रखने के लिए ये ट्रिक होता है। और भी हैं कई, जैसे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ये ब्राउन भी कह सकते हैं या ब्लैक भी कह लें। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसमें ये होता है एस, हर जो वर्ड का पहला पहला जो लेटर है एस यानी साइन थीटा, इसमें इसका पहला परिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, ये परिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह सी से होता है कॉस, कॉस थीटा। इसमें जो एंगल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, उस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होना मस्ट होता है। ठीक है ना। अब इसमें जैसे थीटा हमारा ये है तो थीटा की ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है, इसको अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो अब इसमें होता है इसका ये करली का सी और ब्राउन का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, बी से यहाँ पे यानी कि ये हमने असल में ना ये तीन जो लेटर होते हैं, ये जो फर्स्ट लेटर से हमने इन तीन साइड्स का नाम हमने, इनका जो रिलेशन है वो हमें याद रखना होता है। अब टी से होता है टेन, इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेन थीटा इक्वल टू पी से परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और बी से बेस। तो ये आपने तीन याद रखने हैं। फिर इनके तीन रेसिप्रोकल्स भी हैं, तो उनका भी इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं है। जब आएगा तो वो भी आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ है, लेकिन फिर भी जब आएगा आपको साथ साथ बताऊंगा अभी। तो इसमें साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कॉज होता है इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो टेंजेंट थीटा होता है इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये वाली जो है ना तीन, एक दो या तीन, ये आपने याद रखना है। और इसमें जो एक और चीज़ याद रखनी है, जो भी एंगल हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं ना, जैसे थीटा है, तो उस एंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक हो गया। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप गौर करें तो इसमें हमें तीन तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। एक इसमें एंगल होता है, ठीक है ना, एक इसमें या इसमें दो साइड्स होती हैं और तीसरा एंगल होता है। इन तीनों में से सारों में देख लें, दो साइड्स हैं तीसरा एंगल है, दो साइड हैं तीसरा एंगल, ऐसी है ना। तो इन तीन, एक ये दो साइडों और तीसरे एंगल में से ये टोटल तीन तरह की चीज़ें ना, तीन में से जब दो दी हों तो तीसरी की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं।
कभी उन्होंने एंगल और एक साइड दी होगी तो दूसरी साइड फाइंड करनी होगी, कभी दोनों साइडें दी होंगी, एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके इन तीनों में से दो, इसमें दो की वैल्यू दी होंगी, तीसरी हमने मालूम करनी होगी। तो यही वाला फार्मूला हम देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी वो जो दो साइड हैं, तो जब भी जो सी भी दो साइड्स होंगी उसके मुताबिक हम इसका फार्मूला अप्लाई करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह बाद दफ़ा दो साइड्स दी होती हैं, क्योंकि इसमें हमने सब कुछ फाइंड करना है ना, तो बाद दफ़ा दो साइड दी होती हैं, तो तीसरी साइड मालूम करनी हो तो उसके लिए हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हम ऑलरेडी क्लास 8 में भी सीख चुके हैं। उसमें होता है सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो उसमें सी क्या था, उसमें हमने सीखा था, मैं दोबारा भी यहाँ पे उसका ना लिख देता हूँ एहतियातन। तो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। तो जब इसमें ये तीनों साइड्स हैं, ठीक है ना, सी होती है इसके अपोजिट साइड, बाकी एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, तो इसमें होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। प्लस है तो चाहे आप इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें। तो जब भी दो मैंने ये भी टोटल तीन साइड्स है ना, तो तीन में से जब दो की वैल्यू दी हो, तीसरी मालूम करनी होगी, तो हम आराम से इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये होती है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता है, तो बाकी जो दूसरे दो एंगल होते हैं ना, जैसे ये एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, अब इसको अल्फ़ा और बीटा या इसको अल्फ़ा और इसमें बीटा भी नाम इसको लिख सकते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों का जो सम होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। इन दोनों का 90 होता है, तीसरा 90 ये होता है ना, ये दोनों 90 और ये 90 मिलकर टोटल 180 हो जाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस राइट एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होता है। तो इस वाले फर्स्ट पार्ट को जब देखा जाए तो इसमें देखिए कि एक उन्होंने 90 की अपोजिट साइड भी उन्होंने दी हुई है, जिसकी उन्होंने मतलब लेंथ दी हुई हाइपोटेन्यूज की 15 है। और इसी तरह जो दूसरी दो साइड्स हैं, इस एंगल के अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर है वो भी मालूम करना है, और इसके साथ जो बेस है ये भी मालूम करना है, और दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है। तो जब दो एंगल दिए हों, एक तो 90 है ना, एक 40 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, मैंने बताया था कि 90 के अलावा बाकी दोनों का सम भी 90 के इक्वल होता है। सबसे पहले हम ये बी एंगल ही मालूम कर लेते हैं, यानी जो चीज़ें कम मालूम करनी होती है ना एंगल या साइड में, तो जो छोटी है, जो चीज़ें कम हैं यानी एंगल्स हैं, पहले एंगल्स का खाता क्लियर करते हैं। तो अब इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया, ये तो इसमें गिवन है, तो एंगल ए, इन दोनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री के इक्वल। तो हमने क्योंकि एंगल बी मालूम करना है, एंगल बी इधर आ जाएगा, बाकी 90 माइनस एंगल ए की चाहे वैल्यू पुट कर लें, एंगल ए की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे भी लिख ली है, इधर से भी हमें पता है ये 40 डिग्री है, तो चाहे आप उधर के जाके 40 इसको लिख लें, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख ली, तो ये हमारे पास एंगल बी 50 डिग्री आ गया। अब बात रहेगी साइड्स की। अब देखें जो परपेंडिकुलर होता है, इसके साथ आप त्यातन ना लिख भी लें, हमारे पास ये जो एंगल है ना, एंगल के अपोजिट साइड हमारी हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। एक दफ़ा आपको लिखना पड़ेगा, फिर आसा आसा आपको याद हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है ना, तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा के इक्वल। थीटा इसमें ये वाला एंगल ही हमने लेना होता है। तो इसमें देखें कि तो अगर आप इन दोनों को लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को करेंगे, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो होती है ना वो कॉस के इक्वल होता है। हम जिसको मर्जी पहले हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं। साइन थीटा की जगह पे ये वाला एंगल ही हमेशा आना है, ठीक है ना, जो भी एंगल यहाँ पे होगा 40 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, और परपेंडिकुलर उन्होंने ए का नाम दिया है, ए लिख दें ए, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है वो रह जाएगा इधर ही, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। अब साइन 40 की वैल्यू मालूम करके उसको 15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे थोड़ी सी ना ज़्यादा डिजिट तक होती है, तो आप इसको सिंपल आप डेसिमल के बाद कोई 4 डिजिट तक ना लिख लें। अगर जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा, तो साथ वाले में 1 प्लस करते जाएंगे। तो इसमें अब आपने याद रखना है कि जब इसकी जो भी वैल्यू आ जाए ना, जो कैलकुलेटर के ऊपर या आपके स्क्रीन के सामने होती है, उसको एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई बाय 15 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा ना वो हमारा आंसर होगा।
तो ये 9.6418 आ रहा है, तो इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही निकालने काफ़ी है, वरना 3 तक करना है तो ये 1 के बजाय इसमें 1, तो क्या है 18 है ना, 8 को ख़त्म करके साथ इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये मीटर आ गया। अब उसमें उन्होंने ए का नाम दिया था तो ए की वैल्यू ये आ गई। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, इसको ऐसे करके लिख दिया। अब देखें, अब इसमें जो दूसरी जो साइड थी, ये साइड बेस और हाइपोटेन्यूज। अब इसमें दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, ए की वैल्यू अभी हमने मालूम किया ना, ये वाली। इन दोनों के साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। इन दोनों के साथ भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ये किसके इक्वल होता है? जो यानी बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब इनके जगह पे इनकी वैल्यू लिख दें। तो मैंने बताया था कि थीटा आपने हमेशा परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड को ही लिखना होता है। तो ये 40, तो बेस हमने मालूम करना है, तो उसकी बेस की जगह पे बी उन्होंने दिया हुआ है, बी आ गया, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 15 है। अब ये बी की वैल्यू मालूम करनी है, बी उस तरफ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि तो हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना आप इस cos 40 की वैल्यू मालूम करके कैलकुलेटर के ऊपर ही तो डायरेक्ट उसको 15 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है ना, तो भी आंसर हमारा ठीक माना जाएगा। तो अब इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं तो 11.49 आता है, 49। अगर आप डेसिमल के बाद एक डिजिट तक लेंगे तो वो फिर इसको 50 भी हम कर सकते हैं, तो ये मीटर। तो बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। बुक के पीछे उन्होंने इसको ना 50 लिखा हुआ है, तो जैसे मर्जी आप इसको लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैलकुलेटर से ना 1-2 डिजिट का फ़र्क आ जाता है, तो इस पर आपने नहीं कहना कि ये गलत हो गया या ऐसे, ठीक है, परेशान नहीं होना। पार्ट में भी जो ट्रायंगल दी हुई है, इसके जो जो 90 की अपोजिट साइड होती है ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना। ये एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड हमारी जो परपेंडिकुलर है और एंगल के साथ वाली बेस हो जाएगी। अब इसमें देखें कि इसमें एक एंगल 90 का है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल मालूम करना है। इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो एंगल ए हमारे पास आ जाएगा। बाकी आपने पिछले क्वेश्चन की तरह जो डाटा दिया हुआ है ना और जो मालूम करना है, जैसे ये मैंने लिखा था, ये आपने स्टार्ट में लिख लेना है। तो इस तरह एंगल ए के लिए हमने 90 में से इसको माइनस किया तो एंगल ए हमारे पास आ गया, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। वरना दूसरा तरीका होता है कि तीनों एंगल को प्लस करो, वो होता है 180 के इक्वल। तो फिर 180 में से ये 90 और 35.5 माइनस करेंगे, फिर भी आंसर यही आएगा। अब एंगल तो इसके मालूम हो चुके। अब इन दोनों साइड्स का, ठीक है ना, इन दोनों साइड्स का हमने लिंक देखना है, और इन दोनों यानी कि इन दोनों साइड्स का आपस में लिंक देखना क्या है। अब देखें, इसमें एंगल के अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, मैंने बताया था परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल के साथ वाली वो क्या होती है, हमारी बेस। ऐसे होता है ना बेस। तब उसी फार्मूलाज के मुताबिक हमने इनके जो फार्मूले हैं ना, साइन कॉस टेन, वो देख लेने। आइए इनको देखते हैं। अब इसमें देखें कि ये जो है, इसमें जो हाइपोटेन्यूज मालूम करना है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सिर्फ परपेंडिकुलर ही दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का आपस में क्या लिंक होता है, ठीक है ना, ये देखें, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होता है साइन। ये आपने सम पीपल है वाला ना, ये याद कर लेना अच्छी तरह से। अब इसमें देखें, जो हमारे परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड होती है ना, वो हमारा एंगल होता है इसमें। अब इसमें साइन एंगल कितना हमारा 35.5 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 50। हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है। अब जो हाइपोटेन्यूज जो मालूम करना है ना, वो रह जाएगा, उसको हमने ले जाना है एक तो ऊपर, ये इधर ऊपर चल जाएगा, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। और हाइपोटेन्यूज की जगह पे ना हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, सी लिखा हुआ है ना, तो हम इसको सी से कन्वर्ट कर लेंगे। सी से हमको यहीं पे कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बाकी वैल्यू भी बदलियाँ तो ये भी बदल देंगे। इधर सी आके इधर आ गया, और ये 50 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब 50 को साइन 35.5 से आपने कैलकुलेटर से 50 और डिवाइड बाई ये लिख के जब आप करोगे तो 86.1 आ जाता है। 86.1 जो भी इसका यूनिट था वो यूनिट इनके साथ हम लिख देंगे। सी की वैल्यू आ गई है। अब देखें, अब ए की वैल्यू मालूम करनी है। ए था इसका बेस। बेस और परपेंडिकुलर की जो आपस में रेशो होती है ना, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर वो होती है tan थीटा, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें आ जाएगा tan थीटा ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर जब भी आएगा ना साथ किसी के, परपेंडिकुलर हमेशा ऊपर आना होता है, ठीक हो गया।
अब इसमें देखिए इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। थीटा में हमने परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड एंगल होता है ना, वो हमेशा थीटा की जगह पे वो वाला एंगल ही हमने लिखना है। तब इसमें tan 35.5 डिग्री, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 50 है, और बेस की जगह पे बेस की वैल्यू उन्होंने, बेस को उन्होंने नाम दिया ए का, ए हमने मालूम करना है। सेम उसी ना तरह ही ये उधर चला जाएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो उसको न्यूमरेटर प्लेस भी होना चाहिए। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो ये 70.09 आ जाता है। तो 70.09 लिख लें, या आप इसको 1 लिख लें, जैसे भी लिख लें, यानी कि 9 को ख़त्म कर देंगे तो 0 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा। तो ये बेटा इसमें ए की वैल्यू आ गई। इस वाले पार्ट में देखिए, अब हम जो फार्मूले के अंदर थीटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जैसे ये थीटा हमारा होता है ये वाला, हम थीटा इसको भी लिख सकते हैं, थीटा इसको भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं थीटा इसको लिख देता हूँ जो मेरे सामने है। अब थीटा के सामने वाले को हमने क्या कंसीडर करना होता है, परिपेंडिकुलर। ये हमारा परिपेंडिकुलर है, और जो थीटा के साथ वाला होता है वो हमारा क्या होता है, बेस। और 90 के अपोजिट साइड तो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है ना, ये तो पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर हम थीटा इसको कर लेते तो फिर हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाना था, और फिर बेस ये हो जाना था, लेकिन थीटा फिर उसी ने ही रहना था, ठीक है ना। तो अब जिसको थीटा कह लिया उसके अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, और उसके साथ वाली साइड हमारी बेस होगी। अब देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये किसका होता है, ये देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है, ये टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसमें चाहे आप पहले एंगल मालूम कर लें, या वरना दो साइड दी हुई हैं, तीसरी साइड मालूम करनी है तो साइड आप फार्मूले से जो टैन कॉस जो होते हैं उससे भी आप साइन कॉस टैन से भी मालूम कर सकते हैं, या फिर जो पिथागोरस थ्योरम है उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं बाल बता इसको आपको कहूँगा कि आप इसको ना वो फार्मूले से कर लें, जो होता है ना जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूले हैं, जो यानी कि साइन कॉस टैन, उससे आप कर लें। तो ये पहले हम ये एंगल मालूम कर लेते हैं। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा की जगह पे थीटा क्योंकि हमने मालूम करना है, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर हमारा 15 है, और बेस हमारा ये 12.5 है। अब इसको चाहे पहले डिवाइड कर लें, अगर एंगल मालूम करना हो ना तो ये टैन दूसरी तरफ चला जाएगा, सिर्फ हमने थीटा मालूम करना है। थीटा को हम एंगल बी का नाम भी दे सकते हैं, कोई एंगल बी है तो यहाँ पे आप एंगल बी भी इसको कह सकते हैं, क्या वरना भी थीटा ही रहने दें। अगर हम यहाँ पे थीटा ना लिख लिया ना तो थीटा भी रहने दें, तो टैन उस तरफ जाके हो जाएगा टैन इनवर्स। अब इसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू लिख लें तो भी ठीक है, वरना कैलकुलेटर से आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें ताकि हमारा जो क्लोजेस्ट आंसर है ना वो आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 50.19 आ रहा है, ठीक है ना। मैंने ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में रख के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो आप चाहे इसको ऐसे ही लिख लें। जो जो एंगल्स होते हैं वो नॉर्मली डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही ठीक होते हैं, तो 19 है तो उसको हमने 20 कर दिया या 2 कर दिया, ठीक है, डिग्री। तो ये हमारे पास एक एंगल आ चुका है। एक एंगल हमारे पास पहले था जो 90 का। अब इन दोनों को में से यानी कि 180 में से इन तीनों दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, वरना इन दोनों में को इन दोनों का सम भी 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 90 में से जो एंगल हमने मालूम किया है ये माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है ना ए और बी का 90 होता है, तो 90 में से एक एंगल जो मालूम है वो माइनस कर देंगे तो बाकी दूसरा एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 39.8 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल ए की वैल्यू भी आ चुकी है। एंगल हमारे पास हमें तीनों मालूम हो चुके हैं। अब एक साइड रह गई है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को अब आप बेस के साथ भी मालूम कर सकते हैं। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज अगर आप करेंगे तो फिर आप इसमें जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है जो ना कॉस वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज की साइड मालूम करेंगे तो परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन के इक्वल। अगर बेस के साथ हाइपोटेन्यूज करेंगे तो कॉस, अगर परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज करेंगे तो फिर साइन। तो आप इसमें से क्योंकि हमने इसमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो आप इन दोनों में से जौन सा मर्जी एंगल अप्लाई करके यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें देखें कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर के साथ ही करते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा। अब थीटा हमारा ये था 50.2, ठीक हो गया ना, ये हमारा थीटा था। और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई थी 15, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने सी है उसकी जगह पे लिखा हुआ तो हमने सी लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है ये आ जाएगा इधर, और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा साइन 50.2।
अब 15 को साइन 50.2 के साथ डिवाइड कर लें आप, तो 15 डिवाइडेड बाय साइन 50.2 किया तो ये 19.52 आ रहा है, 19.52 तो जो भी इसका क्वेश्चन के अंदर यूनिट दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो इसके साथ भी सेंटीमीटर आ गया। तो ये बेटा इसकी हमने तीसरी साइड जो अननोन थी वो भी मालूम कर लिए, और जो दो एंगल अननोन थे वो भी हमने मालूम कर लिए हैं। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल, वैसे तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन ये सारे ही ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही हैं। इसमें वही साइन कॉस और टैन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही फार्मूला इसमें जो 3 है इसमें अप्लाई होने हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, उसमें ज़रा डायग्राम और ट्रायंगल बना के दी हुई थी, इसमें ट्रायंगल नहीं बनाई हुई, वैसे उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसमें एक बताया हुआ है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा ये बताया हुआ है कि जो ये वाला एंगल है ना, इसका जो गैमा है ये हमारा 90 डिग्री है। इसमें 3 तरह के एंगल्स के नाम दिए हैं। वैसे तो हम इसमें कोई और नाम भी दे सकते हैं ना, ABC या इसमें, लेकिन इसमें उन्होंने अल्फ़ा, बीटा और गैमा तरह के नाम दिए हुए हैं, लेकिन जो 90 डिग्री का ना उसको अल्फ़ा का नाम दिया है। आइए इसको पहले हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं, फिर इसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं मालूम करते हैं। और ये वाले फार्मूले आपने माइंड में रखने हैं, ये वाले साइन इक्वल टू ये कॉस, ये टैन। वैसे तो ये बच्चे ये भी करते हैं, मैं अपनी लाइफ इसकी बात करता हूँ कि मैं जब याद करता था ना, जब इंग्लिश में, तो बाकी तो ये बातें भी मैंने याद किया हुआ था, ये पता होता है इनकी तरतीब ये है, साइन कॉस टैन, ये इनकी तरतीब होती है। पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, ये टेंजेंट। मैंने ऐसे करके याद किया होता था, PH BH PB, यानी कि PH पहला होता है वो साइन का होता है, BH दूसरा होता है वो कॉस का होता है, तीसरा कोई टैन होता है, टैन का PB। मैंने ऐसे करके भी याद किया हुआ था। हर बच्चा अपना इसका मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जो सा आपको आसान लगे आप उससे इसको याद कर लें। पार्ट 1 में ये A साइड दी हुई है और एक बीटा दिया हुआ है, बाकी ये मालूम करनी है। आइए पहले मैं इसकी एक रफ सी इसकी ना एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, फिर हमें ज़रा समझने में और आसानी हो जाएगी। अब इसमें क्योंकि ABC है, तो C वाले को उन्होंने नाम देना है हमने, ये A वाले को अल्फ़ा, इसका एंगल जो है ना अल्फ़ा है, और इसकी अपोजिट साइड A है। इसी तरह जो B इसका वर्टेक्स है उसका एंगल हो जाएगा बीटा, और जो 90 डिग्री है वो गैमा, ठीक है ना, ऐसे करके वो 90 डिग्री है। तो C के अपोजिट साइड C है और B के अपोजिट साइड B है। तो जो हमने एंगल इसमें, एक तो बात ये देखें कि दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल मालूम करना है। हमें पता है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है ना 90 होता है, सब का 180 होता है, लेकिन ये 90 निकाल दे बाकी भी 90 बचता है ना, तो आप डायरेक्ट भी इसमें से जो इसमें अल्फ़ा एंगल है वो हम डायरेक्ट ही मालूम कर सकते हैं। पहले वो मालूम कर लें। अब तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, जो एंगल मालूम करना होता है वो रह जाएगा इधर ही, बाकी दोनों उस तरफ जाके माइनस हो गए। इनकी वैल्यू लिखी तो 180 में से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। अब इसमें हमारे पास एंगल तो तीनों हमारे पास मालूम हो गए, ठीक है ना, दो पहले मालूम थे, तीसरा हमने ये मालूम कर लिया। अब रही बात साइड की, ये हमें अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं, इस एंगल के अपोजिट साइड को हमने परपेंडिकुलर कहना होता है, 90 के अपोजिट साइड को हमने हाइपोटेन्यूज कहना होता है, ठीक है ना, और एंगल के साथ वाले को हमने हमारा क्या होता है बेस। तो अब यही वाले फार्मूले, ठीक है ना, PH BH PB आप चाहे कह लें कि, या आपको किसी और मेथड से भी याद होते हैं तो वो। अब देखें जब हम इन दोनों का अगर मालूम करते हैं, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस वाला जो एंगल होता है ना, जो होता है टैन के इक्वल, तो हो जाएगा टैन। अब थीटा यानी कि एंगल, तो ये वाला एंगल इसमें अल्फ़ा है तो हम अल्फ़ा यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा भी हमने मालूम किया है 55 डिग्री। अब इनकी जगह पे टैन 55 और परपेंडिकुलर हमारा है वो 12 है, और बेस की जगह पे ना जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ना वैल्यू वो लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बी दिया हुआ है स्मॉल बी। अब हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो हो जाएगा नोमरेटर प्लेस पे। अब ये नीचे है ना, इसको अकेले को एक साइड पे रखना, लेकिन इसको ले जाएं इधर, इसको ले जाएं इधर, तो ये बी उधर चला गया, ये टैन 55 इधर आ गया। पहले मैंने ऐसे डिवाइड लिखा था, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे डिवीजन में लिख दें तो ज़रा आसानी रह जाएगी। 12 को आपने कैलकुलेटर से सिंपल तौर पे आप करें, ऐसे करके मैं ये सामने आपको लिख के बता भी रहा हूँ कि डिवाइड करें और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो बेहतर है। तो 8.40 का आ रहा है,
तो ये बी की वैल्यू ये आ गई। जो भी इसका यूनिट है वहाँ बुक पे दिया हुआ उसके साथ हमने लिख देना है। ये तो बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब ये हमने सी की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अब हाइपोटेन्यूज आप इसके साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर के साथ करेंगे तो फिर बनेगा ये साइन, अगर बेस के साथ हाइपोटेन्यूज करेंगे तो फिर बनेगा कॉस। दोनों पे जिससे मर्जी आप कर लें आंसर आपका सेम आएगा। जब इसकी वैल्यू को हमने जैसे साइन अल्फ़ा ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि पीएच, तो इसमें अल्फ़ा की जगह पे 55 आ गया। ये परपेंडिकुलर के अपोजिट एंगल हमेशा यहाँ पे आना होता है, ये एक रूल है। परपेंडिकुलर के अपोजिट जो एंगल होता है ना वो हमेशा यहाँ इनके साथ आना होता है। तो परपेंडिकुलर 12 है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है सी, इसको लेके इधर इसको लेके इधर 12 को साइन 55 के साथ जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 14.649। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे तो 14.65 कर लें सेंटीमीटर। तो ये बेटा सी की वैल्यू भी आ चुकी है। सेकंड पार्ट में कि जैसे उन्होंने ये सब में बताया था कि जो इसमें जो गैमा है वो 90 डिग्री है। बाकी ये ट्रायंगल का मैंने स्केच बना लिया अपने तौर पे। इसमें जो बी है ठीक है ना वो ये है, और इसमें ए और सी मालूम करना है। ठीक हो गया। और इसमें जो एक एंगल अल्फ़ा है ना वो 25 आवर्स और 35 मिनट्स ये रेडियंस में दिया हुआ है। तो रेडियंस का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने क्लास 9th में सीखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम इन को भी सॉल्व करेंगे। अब इसमें दो एंगल का हमें पता है, तीसरा एंगल मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे सिंपल तौर पे, चाहे 90 में से अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 90 में से इसको माइनस कर दो, बाकी ये एंगल आ जाएगा। अगर तीनों से करना है तो तीनों का 180 में से इन दो को माइनस कर देंगे फिर ये आ जाएगा। दोनों तरीके ठीक हैं। अब इसको देखें कि ये तीनों एंगल्स को प्लस करें इक्वल टू 180 होता है, तो जो एंगल मालूम करना है वो रह गया इधर, ये दोनों दूसरी तरफ जाके माइनस हो गए। पहले आपकी चाहे इनको दूसरी तरफ माइनस लिख लें, फिर इनकी जगह पर इनकी वैल्यू लिख लें। अब इसमें देखें कि 180 माइनस 90 माइनस, इसके बाद जो तीसरा जो रेडियंस में है ना इसको आपने ऐसे करके करना है। पहले 25 है ना, 25 तो ऊपर ये वाला एक बटन है आपको नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर ये कॉमा से हैं, ये वाला, ये इसको दबाना है। इसके ऊपर डिग्री का साइन आ गया। एक बार फिर अगला जो है 35, फिर इसी बटन को दबाना है। ठीक है ना, इसके ऊपर भी फिर डिग्री का बटन का साइन आ जाएगा। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा उम्मीद है। ये अब इक्वल का बटन प्रेस कर दें, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इस तरह एसडी का पर करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। 64.416 है तो ये आ जाएगा 64.42 डिग्री। तो ये बेटा इसमें बीटा की वैल्यू आ गई। अगर इसी को आप दोबारा से अगर उस रेडियन में करना चाहेंगे तो इसी बटन को दोबारा प्रेस करें, ये वाला, ठीक है ना, ये इसी को, तो इसी तरह करके उसमें भी आ सकता है ये। ठीक है ना, तो लेकिन आप जैसे मर्जी लिख लें इसको, क्या इस फॉर्म में भी लिख लें एक दफ़ा। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल तो हमने मालूम कर लिए, दो पहले दिए हुए थे और तीसरा एंगल हमने मालूम कर लिया। अब इसकी दो साइड्स हैं जो कि हमने मालूम करनी है, ए और सी साइड। तो हमें पता है कि जो एंगल हमने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है ना, एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है। इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। और ये नीचे वाला बेस है। तो अब देखिए, अब हमने ये वाली साइड हमें गिवन है तो अब, और ये वाला एंगल भी हमको मालूम है। एक एंगल और एक साइड अगर गिवन हो राइट ट्रायंगल में तो हम उसके दूसरी दोनों साइड हम मालूम कर सकते हैं। अब इसके साथ इसको अगर सॉल्व करें, यानी कि इसमें ये वाली साइड दी होगी ना, क्या परपेंडिकुलर मालूम करना होगा तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ हमने ये पढ़ा था ना पहले। ये अगर मैंने आपने अपने तरीके से याद किया हो तो भी ठीक है, वरना पी एच बी एच पी बी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये होता है tan थीटा। थीटा का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा का कोई ऐसा कोई मखसूस नहीं है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम ये अल्फ़ा लिख लेंगे। अब इसमें आ जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है ना। अब इसमें देखो थीटा की जगह पे हमने ये अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की जगह पे हमने अल्फ़ा का एंगल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ हमने जब रिप्लेस की तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर ही वो गिवन थी। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से ये रेडियन फॉर्म में, इसी फॉर्म में रहने दें, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और जो परपेंडिकुलर था वो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू ए दी हुई थी तो वहाँ पे हमने ए रिप्लेस कर दिया और बेस की वैल्यू 30 दी हुई है। हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है। ये इधर डिवाइड हो रहा था, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके यानी कि इसी को ले जाएगी। उधर ए तो पहले ऊपर है ना, तो ए इधर ही रह जाएगा।
अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, पहले लिखेगा कैलकुलेटर पे 30, सामने रख के लिखता हूँ 30, आगे 10 लिख दें, चाहे मल्टीप्लाई का साइन दिखा दें फिर भी ठीक है, नहीं तो वैसे ही आपने 10, अब 25 है तो 25 लिख के ना आपने ये वाला बटन दबाना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्योंकि ये रेडियंस में है ना, इसलिए इसको रेडियंस में रहने देंगे। फिर 35 है, फिर इसी बटन को दबाना है। तो आप ये देखें 2 दफ़ा आ गया, तो आप इक्वल टू अब 14 पॉइंट, ये इसको ना उसने इसकी वैल्यू निकाल के साथ इसको मल्टीप्लाई करके कंप्लीट इसका आंसर आ चुका है 14.36। 14.36, तो ये बेटा ए की वैल्यू आ गई। अब इसमें ए की वैल्यू भी हम मालूम कर चुके हैं, बी की पहले मालूम थी, अब इसका सी रह गई है। अब इसको हम पैथागोरस थ्योरम से भी मालूम कर सकते हैं कि जब राइट ट्रायंगल में 2 साइड दी हो, तीसरी मालूम करनी हो तो भी हम कर सकते हैं। और इसमें हम ये एंगल जो होते हैं ना साइन कॉस टैन, ये भी वैल्यू हम पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों का। यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कॉस के। ठीक है ना, बी एच होता है ना कॉस के, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसमें हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है ना, तो ये वाला फार्मूला मुझे ज़रा ना ऐसे फार्मूले से ना लिखना ज़रा ये मालूम करना ईजी वो लगता है, शॉर्टकट मुझे लगता है। तो एंगल हमेशा परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड वाला एंगल यहाँ पे हमने लिखना होता है। तो ये अल्फ़ा है, तो यह कह लें कि जो एंगल होता है एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 25 और 35 मिनट्स, ठीक है ना। और बेस हमारे पास 30 दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज को उन्होंने सी का नाम दिया है, तो ये सी लिख लें। अब ये इधर चल जाएगा, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना वो उसको ऊपर होना चाहिए, ये क्योंकि फ्रैक्शन में है, सी इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा। इसको भी बिल्कुल हम उसी मेथड से कि जिस तरह हमने लास्ट वाला पार्ट किया था, इसमें 30 और डिवाइड बाय कॉज आ गया, ये डिवाइड होगा, डिवाइड बाय कॉज, फिर 25 के बाद ये वाला बटन दबाएंगे, ठीक है ना, ये जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि रेडियंस में है ना, इसलिए रेडियंस के लिए हमने इसको उसी फॉर्म में हमने इसको कर लेना होता है। फिर इसको जब 30 को इससे डिवाइड किया तो इसका हमारा आंसर आ गया 33.26 सेंटीमीटर। तो ये बेटा ये इस ट्रायंगल के दोनों साइड्स भी जो अननोन थी वो भी आ गई, और जो एंगल एक मालूम करना था वो भी हम मालूम कर चुके हैं। थर्ड वाले पार्ट में इसकी 2 साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल तो वही 90 डिग्री होता है, ये तो कहीं पुट नहीं करना होता। तो पहले 2 साइड्स की हेल्प से हम जो तीसरी साइड है जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो फाइंड कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज के पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक c² इक्वल टू a² प्लस b²। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, a हमारा 50 है, 50² और b हमारा 25 है, 25², ठीक है ना। तो इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको प्लस किया तो ये आ गया। अब हमने सी मालूम करना है, ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, सी इक्वल टू इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55.90 सेंटीमीटर। अगर ज़ीरो लिखना है तो भी ठीक है। तो ये बेटा इसकी तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब बात रहेगी एंगल्स की। तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स का पता हो ना तो हम उसका एंगल मालूम कर सकते हैं। देखें इसमें ये शायद आपके लिए नई चीज़ ना हो, लेकिन फिर भी आप देखें कि ये वाले 2 एंगल ये होल नंबर में है, ये डेसिमल में है। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को लेते हैं तो ये वाला एंगल जो होता है ना, इस साइड के अपोजिट साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर, ऐसी है ना। तो ये हमारा एंगल है, तो इन दोनों साइड्स की जो रेशो होती है यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल के अपोजिट साइड हमारी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जो एंगल हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। या ऐसे भी कह लें कि 90 डिग्री एंगल के जो दोनों आर्म होते हैं ना, जो दोनों बाजू होते हैं, उन दोनों की रेशो के साथ जो एंगल बना होता है ना उसको टैन या टेंजेंट बोलते हैं, जो यानी कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसको। तो परपेंडिकुलर यानी कि टैन, इसमें नाम अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये कैपिटल मैंने लिखे हैं, जो इसके अपने नाम है ना वो स्मॉल लेटर में है। अब क्योंकि हमने एंगल मालूम करना है तो एंगल रह जाएगा, अल्फ़ा रह जाएगा इधर ही, तो ये टैन उस तरफ जाके टैन इनवर्स हो जाएगा। और परपेंडिकुलर की जगह पे इसकी वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ये वाला है जो एंगल के अपोजिट साइड 50 और बेस क्या है 25। इसको आप चाहे इसको सॉल्व करके एंगल मालूम कर लें या डायरेक्ट कर लें, ठीक है ना। इसको इसके साथ डिवाइड करें तो 0.5 या 1/2 आ जाता है। इसको कैलकुलेटर से अब हम करेंगे, इसको जब 50 को 25 से डिवाइड किया तो 2 आता है, ठीक है ना। 2 तो tan इनवर्स के साथ 2 जब मालूम करेंगे तो ये 63.4 कर लें, या 63, इसको वैसे तो राउंड ऑफ इसको होल नंबर में होना
चाहिए एंगल्स को, तो ये आ गया। तो अगर इस एंगल्स को हम अगर करना चाहें उसमें रेडियंस में, तो सिंपल ये वाला जो बटन है ना, जो मैंने पहले बताया था रेडियंस के लिए होता है वो, उससे हम इसको रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी को दोबारा दबाएंगे तो फिर ये डिग्रीज में हो जाएगा। तो अब इसके हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं। तीसरा एंगल जो कि बीटा है, एक एंगल तो 90 था ना ऑलरेडी, हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पता होता है। एक एंगल हम मालूम कर चुके हैं अभी, ये वाला। तो चाहे 90 में से इसको माइनस कर दें, चाहे 180 में से ये दोनों माइनस कर दें, तो तीसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा। इसमें से जब इनको माइनस करेंगे तो ये 26.56, या इसमें से अगर करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये डिग्री, तो ये बीटा एंगल भी हमारे पास आ चुका है। इसलिए बाकी दो एंगल भी और एक जो साइड थी ये हमारे पास आ चुके हैं। अब इस वाले जो पार्ट में देखें कि इसमें दो साइड दी हुई हैं और थर्ड साइड मालूम करनी है। एंगल एक ही है जो कि 90 डिग्री का है, बाकी दोनों एंगल्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो थर्ड साइड है वो मालूम कर सकते हैं। थर्ड साइड जो है ना वो दो तरह से हम मालूम कर सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से तो डायरेक्ट आ जाएगी, लेकिन अगर हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन कॉस टैन की हेल्प से करेंगे तो पहले हमें ये वाला एक एंगल मालूम करना होगा, फिर एंगल की हेल्प से हम करेंगे। तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से ही हम सॉल्व कर लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है वो हमने पुट किया, उसके अंदर वैल्यू रिप्लेस की, सी की जगह पे 40 स्क्वायर फार्मूले का। यानी इसमें ये था ना कि हमने क्योंकि एक्चुअली बी मालूम करना है, बी रहेगा इधर ही, ये ए उस तरफ जाके माइनस का हो गया। तो अब एक सी की जगह पे सी की वैल्यू, एक जगह पे ए की वैल्यू, इनका स्क्वायर किया, ये आ गया 1600 में से 900 माइनस किया, ये आ गया। अब बी की वैल्यू मालूम करनी है, ऊपर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 700 का स्क्वायर रूट करेंगे ना तो 26.457 है। तो क्या है, इसको 46 कर लें तो ये बी की वैल्यू आ गई, बी इक्वल टू 26.46 सेंटीमीटर। तो अभी ये मैं आपको, जब ये एंगल मालूम कर लेंगे तो फिर एंगल की मदद से भी आपको बी डायरेक्ट फार्मूले से भी मालूम करना सिखाऊंगा। अब देखिए, अब हमने एंगल मालूम करना है। तो जब एंगल मालूम करना हो तो एंगल के लिए कि दो साइड दी हों, एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। तो आप देखें ये परपेंडिकुलर है और 90 के अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है, पी एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस पी एच, यानी कि ये साइन थीटा सम पीपल हैव वाला फार्मूला। तो इसमें पहले फार्मूला हम लिखते हैं। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू क्योंकि मालूम करनी है तो साइन उस तरफ जाके साइन इनवर्स बन गया। तो जब भी एंगल मालूम करना हो ना तो जो भी यहाँ पे एंगल होता है ये दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ जाके इसकी इनवर्स वैल्यू मालूम करनी होती है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 है, हाइपोटेन्यूस 40 है, यहाँ से देख के हमने लिखा है। अब सिंपल आप कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे करके वैल्यू लिखें और ये हमारे पास आ गया, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 48.59 है, तो हम इसको 6 कर लेंगे डिग्री, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब दो एंगल हमारे पास आ चुके हैं, यानी इसकी वैल्यू भी हमने मालूम कर लिया। तो थर्ड एंगल कैसे आएगा, 90 में से इन दोनों की वैल्यू, यानी कि जब इनमें से एक एंगल मगर दिया हो ना तो 90 में से जो एंगल मालूम है वो माइनस कर दें तो दूसरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने डिटेल से भी कर दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है वो रह जाएगा इधर ही, बीटा हमने इधर रह गया, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा उस तरफ जाकर माइनस का हो गया। तो 90 में से इस जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस की, इसको जब माइनस करेंगे तो ये 41.4 डिग्री। तो ये बेटा बीटा एंगल की वैल्यू आ गई। इस वाले पार्ट में सिर्फ 3 साइडों में से एक साइड ए दिया हुआ है, बाकी दो साइडों की मेजरमेंट नहीं दी हुई। और एंगल्स में दो एंगल्स का मालूम है, एक तो 90 डिग्री है और दूसरा एंगल ये अल्फ़ा एंगल उन्होंने ये रेडियंस में दिया हुआ है, ठीक है, आवर्स और मिनट्स में दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मेरे ख्याल में इसमें सबसे जो कम वैल्यू है वो एक ही एंगल मालूम करने वाला, लेंथ है वो साइडें दो हैं। तो पहले एंगल मालूम कर लेते हैं। तो एंगल मालूम करने के लिए हमें पता है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है ना वो 90 डिग्री होता है। 90 तो ये है ना, इन दोनों का 90। तो 90 में से जो एक एंगल मालूम है वो माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा। इसमें बीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो अल्फ़ा इस तरफ प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया और इसकी जगह पर इसकी वैल्यू भी मैंने साथ ही लिख दी। अब 90 माइनस ये क्योंकि रेडियंस में है तो पहले 36 लिख के साथ ही ये वाला बटन, ठीक है ना, इसको प्रेस करना है। फिर 15 लिख के फिर इसी बटन को प्रेस करना है। तो आपकी वैल्यू एक दफ़ा फ्रैक्शन में आई है तो फिर ये डेसिमल में आ गई 53.75। अगर इसको रेडियन में भी करना चाहें तो फिर उसी बटन को दबाना पड़ेगा। तो इस तरह ये रेडियन में भी आ जाती है, इसी को दबाओगे तो ये डिग्री में भी आ जाती है। तो हम डिग्रीज में लिखेंगे इसको,
इसके बाद हमने इसकी साइज़ मालूम करनी है। तो साइज़ मालूम करने के लिए इसका क्योंकि हमें एंगल भी मालूम है, ठीक है ना, एंगल भी मालूम है, और साइड्स के लिए हमें वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टैन वाला फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि ये जो एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, और इस एंगल के साथ वाली को हम बोलते हैं बेस, ठीक है ना। अब इसमें देखें हमने कौन कौन सी दो साइड मालूम करनी है। ये दी हुई है परपेंडिकुलर, इसके साथ ये जो पी एच होता है ना, ये साइन के इक्वल होता है। जो पी बी होता है ना, ये होता है टैन। तो एक हम वो वाली साइड लेंगे जो मालूम है, और एक जो अननोन है वो, और साथ ये वाला एंगल। तो एंगल की वैल्यू हमें इसमें पता है, ये वाला इसके एंगल की वैल्यू है। आइए इसको अब ये पी एच जो होता है साइन, साइन इक्वल टू क्या होता है पी एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पहले इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, फिर बेस की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसमें देखें जब वैल्यू रिप्लेस की तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये रेडियन में गिवन थी, वही वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है, ठीक है, जो ए था इसकी जगह पे 24 आ गया, और सी हाइपोटेन्यूज सी है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज की जगह पे सी आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया कि जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो ऊपर, और ये इधर नीचे आ गया। अब 24 को इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब 24 तो चाहे आप ऐसे लिख दें फ्रैक्शन में, ठीक है ना। अब आ जाएगा साइन, साइन के साथ 36, ये रेडियंस के लिए ये वाला बटन दबाएंगे, फिर 15, फिर उसी बटन को दबाएंगे, साथ ही इसकी ब्रैकेट क्लोज करें। ये इसकी ब्रैकेट क्लोज करनी है तो ताकि पता चले कि ये सारा साइन इसके साथ है। अब इसका ये आ रहा है 40.58, या इसको 59 कर लें या 40.6 कर लें। तो 40 इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक की 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह हमने ये जो बेस है, बेस की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेस का भी जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, ये टेंजेंट जो टैन थीटा की इक्वल होता है, इसका मेथड भी सेम है। सिर्फ इसमें ये हाइपोटेन्यूज की जगह पे बेस आ गया, तो जब ये बेस आता है तो फिर ये टैन थीटा की इक्वल हो जाता है, यानी कि टैन। यहाँ पे थीटा मुँह में क्या हुआ है, इसमें जो भी एंगल यहाँ पे होता है ना, उसी एंगल का एक्चुअली नाम लिखना होता है। अब इसमें देखिए ये एंगल हमारे पास जो अल्फ़ा था इसी फॉर्म में दिया हुआ रेडियन में, तो रेडियन फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो क्योंकि बी की वैल्यू मालूम करनी है, बी फ्रैक्शन में ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। अब हमने सिंपल तौर पे इसको अब हमने जहाँ कहीं पे हमारे पास है ना ये साइन था, साइन की जगह पे टैन लिख देंगे। तो ये 32.73, तो आप इसको चाहे राउंड ऑफ करके लिख लें या जैसे भी लिख लें, बी इक्वल टू 32.73 लिख लें या 7 ही रहने दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसकी जो दोनों अननोन साइड थी वो भी आ गई, और जो एंगल मालूम करना था वो भी आ चुका है। 6 पार्ट में एक साइड दी हुई है और एक ही एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल मालूम करना है। तीसरा एंगल तो होता है 90 का ना, जो कि गैमा है। अब इसमें एक एंगल जो अननोन है वो हम मालूम करेंगे। इन दोनों एंगल का सम, जो राइट एंगल के अलावा दूसरे दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो उनमें से अगर एक एंगल मालूम हो तो 90 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे, तो दूसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखिए ये 90 में से जो एंगल मालूम था वो माइनस किया, तो बाकी ये एंगल की वैल्यू आ गई, यानी बीटा एंगल 19.5 डिग्री आ गया। अब देखिए इसमें जो एक साइड बी है ये दी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बेस के साथ हम ये परपेंडिकुलर, यानी इसको बेस होता है ना ये, और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके मुताबिक हमारे पास बेस दिया हुआ है, बेस के साथ हम यानी बेस मालूम है, इसके साथ हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसके साथ हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जो परपेंडिकुलर और जो बेस, यानी इन दो हमने एक साइड वो लेनी होती है जो मालूम है, और एक साइड वो लेनी होती है जो मालूम करनी है। चाहे इसके साथ पहले इसको कर लें, चाहे इसके साथ इसको कर लें। तो जब इसके साथ इसको, इन दोनों को करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का जो रेशो होती है ना, इसका नाम होता है टैन थीटा, यानी टैन। अब थीटा लिख लें, या जहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है अल्फ़ा लिख लें, एक ही बात है। अब टैन किसके होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आप चाहे डायरेक्ट इसकी जगह पे ए ओवर बी लिख लें, या परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लें। फिर अगले स्टेप में इसकी जगह पे हम वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है ना, ओवर बेस। अब टैन, अल्फ़ा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी 70.5, ये क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई थी। इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था वो हमने मालूम करना है, जिसका नाम है ए, और बेस हमारे पास है 10। अब 10 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे।
यहाँ पे कुछ बच्चे या टीचर कह भी सकते हैं कि सर पहले आप इसकी वैल्यू लिखें, इसकी वैल्यू लिखनी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप लिख के इसकी वैल्यू या फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें फिर भी आंसर आ जाएगा, या इस सारे को कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट करें जो भी इसका आंसर आता है। जैसे मेरे पास ये आ रहा है 28.239, 28.239 है, तो 23 को हम 4 कर लेंगे तो सेंटीमीटर्स, तो ये बेटा हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू मालूम करने के बाद हमारे पास रह गई अब सी की वैल्यू मालूम करनी, ठीक है ना। ए की आ गई, अब सी की रहेगी। सी होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को यानी कि अब हम इसको भी हम चाहे इसके साथ ही कर लें, ठीक है ना। बेस ओवर जो हाइपोटेन्यूज होता है किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है हमारा कॉस थीटा के इक्वल। तो जब इसके अंदर वैल्यू पुट की अल्फ़ा, जो हमारा एंगल था अल्फ़ा होता है एंगल ये सामने वाला जो परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल होता है वो हमने यहाँ लिखना होता है हमेशा एंगल के सामने। तो कॉज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है यानी बी एच। तो बेस हमारा 10 है और हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है जिसका उन्होंने सी वैल्यू दी हुई है, तो इस जगह पर सी लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब सी क्योंकि डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और वो वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी, आपस में जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे हो गए। जब 10 को इसके साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से करना ना हमने, तो मगर 10 डिवाइड बाय कॉस 70.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 29.96 कह लें, ऐसे कर लें। या इसको अगर आप राउंड ऑफ भी करना चाहें तो 30 सेंटीमीटर में राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आंसर ठीक है, ये नहीं कहना कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, ये राउंड ऑफ करने में डेसिमल्स में फ़र्क आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 से लेकर 15 तक है इस एक्सरसाइज के वो सारे वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ये बल्कि पहले जो क्वेश्चन है ना उनसे आसान है या शॉर्ट कह लें, उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, 2-3 इसमें सिर्फ एक ही ऐसे मालूम करना होता है। सिर्फ स्टेटमेंट को जो समझना है अंडरस्टैंड करना वही मुश्किल होता है, अगर आप उसको ध्यान से उसकी बात को समझें तो वो आपके वो भी मुश्किल नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि आ टावर कास्ट आ शेडो दैट इज़ 20 मीटर लॉन्ग। एक टावर है जो कि जिसका 20 मीटर का उसका साया बन रहा है, कि जैसे टावर होगा कि जहाँ कहीं भी है ऐसे करके, ठीक है ना। इस पेन से बना देता हूँ, ये मैं रफ होता है, ये स्केच होता है सिर्फ समझने के लिए। ये डैडी 20 मीटर लॉन्ग में ये आपको पता होना चाहिए कि जो शेडो होता है ना, जो साया होता है, वो अगर खंबा ऐसे भी है ना तो वो ज़मीन के ऊपर होता है, साया अगर सूरज इस तरफ है, ठीक है ना, तो उसकी लंबाई है साए की 20 मीटर। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 65, ठीक है ना, और उसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ वो है 65। में ये कह रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है एलिवेशन एंगल, जो नीचे से ऊपर को एंगल बन रहा है ना सूरज के साथ, वो 65 डिग्री का है। यानी यहाँ से लेके उसका जो एंगल बन रहा है यानी कि टावर का, वो 65 डिग्री है। यहाँ से ऐसे ये एंगल बन गया 65 डिग्री। अब हाउ टॉल इज़ द टावर, वो जो टावर है वो कितनी उसकी लेंथ है, वहाँ पे हमने लिख दिया x। अब इसमें देखें, इसमें चाहे आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें कि हाइट ऑफ टावर, लेंथ ऑफ शेडो, ऐसे करके लिखना चाहें तो भी आप लिख लें, वरना मैं इसको जो इसका कंसेप्ट है उसी से समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसमें देखें कि जो टावर के साथ जो शेड होता है ना, इसका जो एंगल बना होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। तो अब तो जो एंगल के अपोजिट साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, और उसके साथ वाली साइड जो नीचे वाली होती है ये बेस होती है। ये हम इससे पहले 6 और 3 8 ये क्वेश्चन के अंदर हम जिस यानी कि जो सीख चुके हैं। 6 और 3 जो 9 है, 9 के 9 पार्ट्स में हम ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखिए कि ये वाली साइड हमारी क्या है, इसके अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, और जो इसके जो नीचे वाली साइड है ये हमारी बेस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ कौन सी रेशो होती है, ये होती है टैन, ये टैन थीटा, ठीक है ना। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है ना। चाहे आप बेस पूरा लिख लें या ऐसे करके लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना, ऐसे करके। अब थीटा की जगह पे ये आ जाएगा 65, परपेंडिकुलर की जगह पे एक्स आ जाएगा जो कि हमने मालूम करना है, और बेस की जगह पे हमारा आ जाएगा 20। आप इसको डायरेक्ट कर लें तो भी ठीक है, वरना यहाँ पे मैं एक दफ़ा स्टेप करवा भी देता हूँ। टैन 65 के साथ जब हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 2.144, 2.144 ऐसे करके रहने दें। लेकिन ये कैलकुलेटर के ऊपर डिलीट ना करें, कि कैलकुलेटर के ऊपर इसी को जो कुछ भी आया होगा ना इसी को अब 20 से मल्टीप्लाई करवा दें, ताकि हमारा ना एक्यूरेट या नियरेस्ट आंसर आ जाएगा। ये 42.89
तो ये इसकी x की वैल्यू आ गई। x हमारा क्या था, x थी हमारी ये वाली टावर की हाइट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ टावर इक्वल टू ये। आप इसको 8-9 भी लिख सकते हैं या इसको 42.90 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये करने से पहले मैं थोड़ा सा दो एंगल की टाइप्स हैं उसके बारे में भी आपको बताता चलूँ। इसमें एक हमने पढ़ा था एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा भी यहाँ पे आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं ना, जिस पॉइंट पे हम खड़े हों, जो भी हो, ये हमारी आँख है, ठीक है ना, इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से, इसके लेवल से जो ऊपर को एंगल बन रहा है, ऊपर को एंगल बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक हो गया। और उस पॉइंट से जो डाउन को, यानी उस लेवल से डाउन को जो एंगल बन रहा हो, ये एंगल यहाँ से इधर को, उस लेवल से ऊपर को, और ये वाला एंगल जो डिप्रेशन है ये उस लेवल से नीचे को जो एंगल बन रहा होता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, डेप्थ, यानी नीचे को जाना, ठीक है ना। तो इसी तरह करके आपने ये याद रखना है कि लेवल से नीचे को जो एंगल वो जाता है, वो इसको जैसे मतलब डेप्थ होता है ना, और डेप्थ से ही आपने माइंड में रखना है कि ये डिप्रेशन, यानी कि जो एंगल एक लेवल से नीचे को जा रहा है। अब इसमें देखें कि इसमें है आरएफ इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ क्लिफ 105 मीटर अबव अ लेक। एक झील है जिसके एक साइड पे कोई चोटी है, कोई ऊंचाई है, जिसके ऊपर उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका टॉप है 105 मीटर। 105 मीटर की हाइट पे कौन है जी, आरफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह ही खैर करे, इतना ऊंचा क्यों चढ़ गया ये, ठीक है ना। उसके टॉप के ऊपर है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहाँ से ये अगर लेवल देखा जाए, ये लेवल है, तो कह रहे कि उसका एंगल, उस ये वहाँ से नीचे को उसका एंगल हमने मेयर करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बोट ऑन द लेक इज़ 42, कि यहाँ कहीं पे एक जगह पे वो बोट खड़ी है, ठीक है ना, उस पानी के अंदर, तो वहाँ से जो उसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 42 है। यानी यहाँ से ऐसे बोर्ड की तरफ को ये जो एंगल है ना, ये 42 डिग्री है। ये 42 एंगल कहाँ से है, उसके आँख के लेवल से नीचे को, ये लेवल है, लेवल से नीचे को 42 का एंगल उस बोर्ड तक बन रहा है। ये सारा वो पानी है, ठीक हो गया। हाउ फार इज़ द बोर्ड फ्रॉम आरिफ, वो जो बोट है वो आरिफ से कितना दूर है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर तो आरिफ यहाँ पे बैठा है, ठीक है ना। तो हमने एक्चुअली तो इसकी जो जो उसका फासला है, आरिफ से बोर्ड का फासला मालूम करना है, वो ये वाला है, ठीक हो गया। अब हमें डिप्रेशन एंगल की भी आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हमने दो पैरेलल जो लाइन होती है ना, पैरेलल, इनका जो एंगल ये होता है ना, वही एंगल ये होता है, ये होते हैं आल्टरनेट एंगल। आल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल लाइन को जो इनका ट्रांसवर्स है, जो लाइन मैंने कट कर रही होती है, जो एंगल इधर का होता है वही एंगल इधर वाला होता है। तो अगर ये एंगल 42 है, तो यहाँ से इसके जो बॉटम से जो बोर्ड तक का ना, ये वाला एंगल भी 42 डिग्री है। अगर ये 42 है तो ये भी 42 डिग्री है। अब देखिए हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल बन जाती है। इसके अंदर हमारे पास एक एंगल भी मौजूद है और एक साइड भी मौजूद है। तो जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टैन बताई थी, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन उसमें से वैल्यू होती हैं। तीन में से अगर दो वैल्यू दी हो ना, तो तीसरी हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हमारे पास एंगल भी है, हमारे पास एक साइड भी है, और हमारे पास जो दूसरी साइड है ना, वो हमने मालूम करनी है। तो इस एंगल के अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ये हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस किस रेशो के इक्वल होता है, ये होता है साइन के, यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो अब इसमें देखिए साइन थीटा का ये फार्मूला हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो थीटा की जगह पे 42 आ गया, परपेंडिकुलर हमारा 105 है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। यानी उन्होंने ये क्लियर बताया हुआ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि हाउ फार इज़ बोट फ्राम आरिफ। आरफ से उन्होंने उसकी जो है ना फार पूछा कितनी दूर है, उन्होंने उस क्लिफ से नहीं पूछा, ठीक है ना। ये बात थोड़ी सी आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब इसको चाहे आप इसकी वैल्यू लैदा से मालूम कर लें, या 105 डिवाइड बाई साइन थीटा के साथ आप इसकी वैल्यू मालूम कर लें। जब इसकी वैल्यू आप मालूम करेंगे तो 156.9, तो 156.92 आ रहा है मेरे पास। तो इसका मीटर में था, तो ये मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
कि जो जो क्वेश्चन के अंदर ही स्टेटमेंट है, हाउ फार की जगह पे आ जाएगा जो इसका आंसर आया है 156.92 मीटर इज़ द बॉटम, नहीं किधर गया, ये आगे था। हाउ फार की जगह पे आ जाएगा, हाउ की जगह पे आ जाएगा 156 मीटर फार इज़ द बोट फ्रॉम द आरिफ। तो ये तो हो गया क्वेश्चन के मुताबिक जो इसका आंसर था ना बेटा वो। अब बात करते हैं जो इसके बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है। बुक वालों ने इसका आंसर दिया हुआ है 116.6। उन्होंने क्या वो किस तरह आ रहा है, वो आ रहा है वो यहाँ से लेके ये बोट्स का क्लिफ के बॉटम से लेकर फासला ये वाला। लेकिन क्वेश्चन में आरफ से पूछा है, अगर आरफ का पूछेंगे तो ये साइड मालूम करनी है, अगर उसके बॉटम का पूछते हैं तो बॉटम तो बेस है ना, तो वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, यानी कि उन्होंने बॉट नहीं, ये नहीं पूछा है कि उन्होंने, अगर पूछता ना कि हाउ फार इज़ द बॉट फ्राम द क्लिफ, तो फिर उसका बेस मालूम करना था। तो लेकिन मैं ये अलबत्ता बच्चों के लिए ये कर देता हूँ, मे बी कोई नेक्स्ट बुक आए उसमें ये चेंजिंग हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब ये वाली साइड मालूम करनी हो, ये दी हो, तो इन दोनों साइडों की जो रेशो बनती है ना, इन दोनों साइड की जो रेशो होती है वो कहलाती है टेंजेंट, ये टेन होती है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो उससे भी मैं आपको कर देता हूँ सॉल्व। बाकी सारा वही है, 105 डिवाइड बाई 10 42, यानी उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 116.61, ठीक है ना। तो इतने मीटर आंसर आ गया। तो अगर ये जो भी स्टेटमेंट दी हो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर उन्होंने क्लिफ का पूछा हो तो, लेकिन अगर आरफ का पूछा हो तो उसके मुताबिक बेटा यही है। बाकी मज़ीद आप अपने टीचर से मशवरा करें कि आंसर कौन सा लिखना चाहिए, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इसमें है अ लेडर दैट इज़ 20 फीट लॉन्ग, ठीक है ना। एक जो सीढ़ी है वो 20 फीट लंबी है, इज़ लीनिंग अगेंस्ट द साइड ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है ना, वो बात की बात है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये लाइन वैसे टेढ़ी हो रही है, उसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की जो लेंथ है ना वो 20 फीट है। ये एक बात हमें यहाँ पता चल गई है। इफ़ द एंगल फॉर्म बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड, वो जो लेडर है जो ग्राउंड के साथ इसके साथ लिंक जहाँ पे जुड़ रही है, उसका जो एंगल है ना वो 75 डिग्री है। ये एक स्केच होता है, ये एक्यूरेट ना समझना, ये स्केच एक आइडिया होता है ये ना। हाउ फार द बॉटम ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, देखा ना अभी इन्होंने इसमें क्लियर बताया कि बिल्डिंग का जो बेस है वहाँ से लेके जो लेडर का बॉटम है, इस बिल्डिंग का बेस ये और जो लेडर का बॉटम ये है, इसका जो फासला है ना वो हमने मालूम करना है। अब इसमें देखें हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगल में क्या है, इसमें एक साइड और एक एंगल गिवन है और दूसरी साइड हमने मालूम करनी है। इसका जो बेस का और जो इस एंगल की अपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज के जो रेशो होती है इसको क्या बोलते हैं हम, ये BH। ये क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो करली ब्राउन हेयर उस वाले मेथड से आपके टीचर कहते हैं कि ये स्टेटमेंट पूरी लिखें कि लेंथ ऑफ लेडर एंगल बिटवीन, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, बिटवीन लेडर एंड राउंड इज़ 75 डिग्री। और तीसरी लाइन में आ जाएगा एक डिस्टेंस ये ऑफ बॉटम ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या इक्वल टू x, ऐसे करके भी आप लिख के आगे ये स्टेटमेंट शुरू कर लेनी है। अब इसमें देखेंगे जैसे मैंने बताया था कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा के होता है, थीटा की जगह पे ये एंगल आ गया, ठीक है ना। तो बेस की जगह पे बेस की वैल्यू हमने मालूम करनी है, वो एक्स आ गया, और जो हाइपोटेन्यूज 20 है जिसकी वैल्यू मालूम करनी है जो ऊपर ही है, तो ये इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस की जगह पे मैंने कॉस की वैल्यू भी अलग से लिख दी है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.176 है, तो 7 को हम 8 कर देंगे, तो इसके साथ फिट है तो ये भी फिट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये उसका जो सीढ़ी के बॉटम का उस बिल्डिंग के बॉटम से जो फासला है वो इतना है। ये बेटा आंसर नीचे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हम लिख देंगे। तो आपने इसकी स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ कि नीचे लिखनी है, तो आपने सिर्फ हाउ की जगह पे, हाउ की जगह पे इसका जो आंसर है ना ये 5.18 फीट, आगे सारी फार इज़ द बॉटम ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, आगे से क्वेश्चन मार्क ये हटा देंगे और ये एंड पे सारी स्टेटमेंट हाउ की जगह पे आंसर आ जाएगा। इसका भी मैंने बताया था ऊपर वाले का भी हाउ की जगह पे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें कह रहे हैं कि उज़मा इज स्टैंडिंग 50 मीटर फ्रॉम द हॉट एयर बैलून। जो बड़े बड़े बैलून होते हैं, हॉट एयर बैलून जो हवा में उड़ते हैं,
ठीक है ना, जिसके नीचे वो चेयर सी बांध के लोग भी उड़ते हैं, उसमें बैठ के वो उड़ जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, यानी बहुत बड़ा वो फुला हुआ है, और उस बैलून से, ये बैलून है, ठीक है ना, वो फुला हुआ है, और यानी कि टेक ऑफ करेगा उस वक्त वो करता है ना कि जब वो बिल्कुल ऊपर को अपने पावर में आ गया है। तो जो उज़्मा है वो उससे कितना दूर है, उज़्मा उससे 50 मीटर उससे दूर है। ये उज़्मा यहाँ खड़ी है या बैठी है, हमने इससे क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बैलून इज़ 28 डिग्री। जो बैलून होगा ना बहुत बड़ा, उसके टॉप से उसका जो एलिवेशन का एंगल है ना वो बन रहा है 28 डिग्री, एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर को, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, तो बैलून कितनी हाइट उसने यानी कि है, उसकी हाइट कितनी, हाइट ऑफ द बैलून उसकी क्या है, वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल। बैलून के साथ जो ज़मीन होती है ना वो ऐसे करके एक हमने ये इमेजिनरी लाइन ये ड्रा कर ली है, ठीक है। ये सारा हमने स्केच है, इमेजिनरी तौर पे बनाते हैं ताकि हमारी आसानी के लिए। अब हमारे पास एक एंगल भी है और एक साइड भी दी हुई है, और एक दूसरी साइड हमने मालूम करनी है। इन दोनों साइड्स का जो रेशो होती है वो किसके इक्वल होती है, मैंने बताया था जो 90 डिग्री एंगल के साथ जो दोनों इसके बाजू होते हैं ना, जो दोनों आर्म होते हैं, उन दोनों का जो एंगल होता है ना वो टेंजन यानी कि वो यानी कि वो टैन थीटा के इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो परपेंडिकुलर की हमने वैल्यू मालूम करनी है तो वो हम मालूम कर लेंगे। तो ये बेटा इसकी जगह पे जो थीटा था, थीटा की जगह पे 28 आ गया, परपेंडिकुलर फाइंड करना एक्स आ गया, बेस हमारा 50 मीटर है तो 50 आ गया। अब ये एक्स इधर ही रह जाएगा, 50 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसी स्टेप में जो टैन 28 की वैल्यू ये लिख दी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 26.585 26.585 है। तो उस 5 को हटा के हम इसी को 9 कर लेते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट तक ही लिख लें। तो ये मीटर में था तो ये भी मीटर आ गया। अब ये एक्स क्या है हमारे पास, ये हमने क्वेश्चन के ऊपर ही मैं आपको लेके जाता हूँ, वहाँ पे हम इसको लिखते हैं। अब इसके बाद ये फाइंड द, जो इसका आंसर आया ना, आंसर ये 26.59 मीटर, ये चाहे आप यहाँ पे लिख दें 26.59 मीटर हाइट ऑफ द बैलून, या हाइट ऑफ द बैलून इज़ 26.59 मीटर। तो इस तरह करके ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसके बाद एंड पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए कि अ मैन इज़ इन अ बोट, एक आदमी बोट के अंदर बैठा हुआ है, दैट इज़ फ्लोटिंग, जो कि वो तर रही है, जा रही है 175 फीट फ्राम द बेस ऑफ, यानी कि एक जो क्लिफ है, ये बात को यहाँ पे उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये क्लिफ है, एक पहाड़ी है, एक चोटी है, उसके बेस से 175 फीट, ठीक है ना, दूर एक बोट है जहाँ पे वो आदमी साहब बैठे हुए हैं। बेस ऑफ 200 फुट क्लिफ, वो जो क्लिफ की हाइट है ना वो 200 फीट है, यानी ये 200 फीट है। वो कह रहे हैं कि जो 200 फुट ऊंची जो क्लिफ है उसकी बेस से 175 मीटर फीट दूर एक आदमी जो बोर्ड के ऊपर ये फ्लोट कर रहा है, वो जा रहा है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन द क्लिफ एंड द बोट, ये क्लिफ और बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है। क्लिफ का टॉप ये है ना, तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसकी टॉप से जो बोट यहाँ पे खड़ी है, ठीक है ना, बोट है यहाँ पे, ये ऊपर वो आदमी बैठा हुआ है। वो कह रहा है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना ये क्या होगा, ये हमने मालूम करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पैरेलल लाइन होती है ना, ये लाइन पैरेलल और ये जो बेस है पैरेलल, पैरेलल लाइन को जो लाइन कट कर रही होती है ना, तो जो एंगल ये होता है ना वही एंगल ये होता है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये वाला होगा एक्स। तो ये तो एक बन गया इसका 90 डिग्री एंगल। अब इसमें 2 साइड दी हुई हैं, एंगल मालूम करना है। तो जब 2 साइड दी हों, साइन कॉस टैन में हमने फार्मूलों में सीखा
कि 3 चीज़ें होती हैं ना, अगर 2 साइड भी दी हों तो एंगल मालूम करना हो तो हम आराम से एंगल मालूम कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि एक इसमें जो एंगल की अपोजिट साइड होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ वाली साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस ये कौन सी रेशो के इक्वल होते हैं? ये होते हैं टेंजेंट के इक्वल। या दूसरे लफ्ज़ों में मैंने ये भी बताया हुआ था कि जो 90 डिग्री एंगल के दोनों बाजू होते हैं ना, ये टैन थीटा के इक्वल होते हैं। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा की जगह पे आ जाएगा एक्स, जो कि हमने मालूम करना है, और परपेंडिकुलर हमारा 200 है और बेस है हमारा 175। अब जब हमने एंगल मालूम करना हो ना, ये जैसे थीटा मालूम करना है मिसाल के, यहाँ पे थीटा मगर लिखते थे फिर भी ठीक था, बल्कि थीटा लिखते ज़्यादा अच्छा लगना था। थीटा ही रहने देते हैं, एंगल को एक्स ना लिखे थीटा रहने दें, ज़्यादा अच्छा लगता है। अब थीटा रह जाएगा इधर ही, तो ये टैन उस तरफ जाके टैन इनवर्स हो जाएगा। जब भी एंगल मालूम करना हो ना तो ये वाली वैल्यू उस तरफ जाके इनवर्स हो जाती है ऐसे। इसको चाहे आप डिवाइड करके लिख लें या इसको ऐसे ही लिख दें, आंसर आपका ठीक आएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही रहने देंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, बजाय इसके कि इसकी वैल्यू डेसिमल में हो, हम उसको राउंड ऑफ करें तो वो फ़र्क आ जाए। तो टैन इनवर्स के साथ 200 ओवर 175, या ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें कि टैन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 200 डिवाइड बाय ये, आगे ब्रैकेट क्लोज कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा 48.81। 48.81 ही है ना, 8 ही लिख दें, यानी कि एंगल है ना, तो इसको एक डिजिट तक ही काफ़ी है। तो अब ये थीटा हमारा आ गया 48.8। अब हमने यहाँ पे लिखना है वाट की जगह पे, वाट की जगह पे जो आंसर है 48.8 इज़ द एंगल। आगे सारी स्टेटमेंट वही है, आगे क्वेश्चन मार्क पे हटा देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी स्टेटमेंट हम एंड पे क्वेश्चन के बाद यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 में है अ फ्लैग पोल, ऐसा पोल जिसके ऊपर फ्लैग लगा होता है, कास्ट अ शेडो, उसका जो साया बन रहा है वो 40 फीट है, ठीक है ना, 40 फीट लॉन्ग, उसके साये का जो लेंथ है इतनी है, यानी ऐसे करके पोल लगा हुआ है, शेड जो है ज़मीन के ऊपर होता है, इसकी जो लेंथ है वो 40 फीट्स है। व्हेन द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, सन अगर सूरज यहाँ कहीं है ना इधर ऐसे, तो यहाँ से इधर को जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 31 डिग्री। हाउ टॉल इज़ द फ्लैग पोल, फ्लैग पोल की जो हाइट है ना वो हमने मालूम करनी है। इसको आप अगर आपने ऐसे को नाम देने हैं तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है। हमारे पास एक एंगल और एक साइड की लेंथ दी हुई है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो परपेंडिकुलर की साइड है ये हमने मालूम करनी है। यानी इसमें जो 90 डिग्री एंगल के दोनों बाजू होते हैं वो कौन सी रेशो बना रहे होते हैं, होते हैं टैन, यानी कि टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसमें एंगल ये है। साथ साथ आपको वैसे भी बता रहा हूँ कि अगर आप इसकी स्टेटमेंट्स पहले लिखना चाहें कि शेडो लॉन्ग या क्या लें कि लेंथ ऑफ शेडो इक्वल टू 40 फीट, इसमें आप आ जाएगा हाइट ऑफ पोल इक्वल टू एक्स, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन इक्वल टू ये, ऐसे करके लिख देंगे आप। और टैन थीटा, थीटा में इसमें आ जाएगा 31। आप टैन ही क्यों लिखा है, इन दोनों रेशो के साथ ये टैन ही बनता है। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है वो साइन होता है, जो बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ होता है वो हमारा कॉज होता है, ठीक है ना, इसलिए ये आपने याद रखना है। तो जब हमने ये इसकी हाइट मालूम करनी है तो इसका बेस परपेंडिकुलर ये फार्मूला हो गया। अब इसमें परपेंडिकुलर की जगह पे इसका एक्स आ गया, बेस की जगह पे 40 आ गया, और थीटा हमारा 31 है, तो टैन 31। अब ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब टैन 31 की जगह पे इसकी वैल्यू निकाल लें, अगर ये वैल्यू निकालनी तो भी ठीक है, वरना हम यहाँ से डायरेक्ट भी ये 40 मल्टीप्लाई बाय टैन 31 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 24.03। इसका यूनिट फीट्स में था तो फीट्स में हम लिख देंगे, तो क्या आप इसको 24 फीट्स भी लिख सकते हैं। अब एंड पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, वही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है वहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, फ्लैग पोल इज़ 24 फीट टॉल, यानी कि फ्लैग पोल इज़ 24 फीट टॉल। तो एंड पे स्टेटमेंट में ये वाला आंसर हम ऐसे करके लिख देंगे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें अ स्ट्रेट वाटर स्लाइड, वाटर स्लाइड को बच्चों से ज़्यादा कौन समझता है, इज़ 175 फीट अबव द ग्राउंड, वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, 175
फीट एंड 200 मीटर लॉन्ग। वो स्ट्रेट वाटर स्लाइड है, तो यहाँ से जो स्लाइड होती है ना सीधी होती है, जो स्ट्रेट है वो और ज़मीन के लेवल तक, और उसकी लेंथ कितनी है 200 फीट। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द स्लाइड। स्लाइड के बॉटम तक उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है। तो यानी उसके टॉप से अगर बात करें, वो कह रहे हैं कि ये वाला एंगल कितना है। ये वाला एंगल जो अननोन है, ये वाला एंगल अगर एक्स है, तो जो इसके इधर है ये दोनों लाइनें स्ट्रेट यानी पैरेलल हैं, ये और ये, जितना एंगल ये है एक्स उतना ही एंगल ये है हमारा एक्स। अब इसमें देखें कि ये जो इसकी हाइट है, ये जो ज़मीन के साथ इसका एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास ये एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये साइन थीटा। यानी हमारे पास दोनों साइड हैं और एंगल मालूम करना है, तो दोनों साइड दी हों राइट एंगल ट्रायंगल में और एंगल मालूम करना हो तो हम आराम से एंगल मालूम कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे जब इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे फार्मूले के अंदर, तो थीटा यानी कि उसके एंगल का नाम हमने यहाँ पे एक्स रखा था, बना थीटा भी रख देते तो भी ठीक था। तो इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, जो माइंड में आता वो मैंने करना लिख दिया है। तो इसमें एक्स यानी कि वो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल था ये वाला एंगल, तो उसकी जगह पे एक्स ही रह गया। तो जो परपेंडिकुलर था 175 और हाइपोटेन्यूज 200 था। तो हमने क्योंकि एंगल मालूम करना है, ये वाली वैल्यू इधर ही रहेगी और साइन उस तरफ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स इंटू, इसको जब हम साइन इनवर्स के साथ मालूम करेंगे, ठीक है ना, ये आपके सामने मैंने कैलकुलेटर पे किया, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 61.04। तो एंगल है उसको डेसिमल में ना ही रखें, यानी इसको होल नंबर में रखेंगे तो बेहतर है। तो ये आ गया 61 डिग्री। ठीक है ना, अब इसके बाद हमने नीचे स्टेटमेंट लिखनी है, वो स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन के अंदर से ही दे के लिखनी है। वाट की जगह पे आ जाएगा 61, जो आंसर आया है 61 डिग्री इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जो डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द स्लाइड। तो ये स्टेटमेंट आपने एंड पे लिख देनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 में है, जैन वांट टू मेयर द हाइट ऑफ द ट्री। एक ट्री है, उसकी वो हाइट मेयर करना चाह रहा है, ऐसे उसकी मेयर एक ट्री है। ही वॉक्स एग्जैक्टली 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। वो 60 उसके बेस से 50 मीटर दूर चला गया। कितना, 50 मीटर। एंड लुक्स अप, और उसने वहाँ खड़े होकर ऊपर जब देखा, तो एंगल फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द ट्री इज़ 33 डिग्री। उसके बॉटम से जो टॉप को वो देखता है, तो यहाँ पे उसका जो एंगल बनता है ना वो 33 डिग्री का है। हाउ टॉल इज़ द ट्री, वो ट्री की हाइट क्या है। अब इसमें देखें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक ज़रा इसको किया है, कह लें मेकअप किया है। ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें एक एंगल और एक साइड दी हुई है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल और एक साइड दी हो, तो हम दूसरी साइड इसकी मालूम कर सकते हैं। तो ये साइड इसकी परपेंडिकुलर है और ये साइड इसकी जो एंगल के साथ वाली ये बेस है, और 90 के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, ये होता है tan थीटा के। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये फार्मूला लिख के हम इसमें थीटा की जगह पे ये बगैर लिख के इसकी वैल्यू x की मालूम कर लेंगे। तो ये देखें कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा की जगह पे 33 आ गया, परपेंडिकुलर हमने क्योंकि फाइंड करना x आ गया और बेस था 50, ये आ गया। x की वैल्यू मालूम करनी है, ये रह गया इधर ही, ये इधर डिवाइड हो रहा था तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब 50 इंटू tan 33, इसको जब आप कैलकुलेटर से बेटा करोगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 32.47। 32.47, इसके साथ मीटर था तो ये भी मीटर आ गया, तो ये आ गया x। इसके साथ क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है। हाउ टॉल इज़ द ट्री, इसमें आ जाएगा हाइट ऑफ ट्री इज़ 32.47 मीटर। ये हम एंड पे ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट्स ऊपर भी मैंने ये बार बार बता रहा हूँ कि आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सॉरी जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है या आप उसका कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें है, फ्रॉम 100 मीटर ऑब्जर्वेशन टावर ऑन द बीच
जो समुंदर के किनारे एक ऑब्जर्वेशन टावर, जो निगरानी के लिए एक टावर लगा हुआ है, वो 100 मीटर है। वो कितना है? 100 मीटर। अ मैन साइट्स अ वेल इन डिफ़िकल्टी। उस टावर से एक बंदा देखता है कि जो वेल है ना, वो किसी मुश्किल में है, जो ठीक है ना, वो डिफ़िकल्टी जो भी उसकी हो सकती है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द वेल इज़ 7 डिग्री। यानी वो जो बंदा देख रहा है वहाँ पे बैठा, वहाँ से जो एंगल है ना उसके, मतलब कि वहाँ से नीचे को जो एंगल है ना वो 7 है। ये थीटा हो जाएगा 7, यानी यहाँ से नीचे को ये 7 की डिग्री है। हाउ फार द वेल फ्राम द शोर लाइन। उसका जो साहिल है जहाँ पे टावर लगा हुआ है, वहाँ से वो वेल कितनी दूर है, ये हमने मालूम करना है। अब देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये जो एरो है ना, ये पैरेलल को शो कर रहे हैं। तो अगर ये वाला एंगल 7 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 7 डिग्री है। ये मेजर लाइन है, हालांकि जो 7 का एंगल होता है ना, बहुत छोटा सा होता है। तो ये क्योंकि एक हमने अपना स्केच बनाया अपनी आसानी के लिए, तो इसमें अब क्या है हमारे पास, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह 90 डिग्री एंगल के दोनों बाजू ये किसके इक्वल होते हैं? टैन थीटा के। तो टैन थीटा यानी दो, एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, तो दूसरी साइड मालूम करनी है। तो टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब बेटा इसका ये मैंने कुछ जो डाटा ऊपर से देख के लिख लिया, कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में आप इस तरह, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन आया होगा तो आपने ऊपर से देख के जो इन्होंने गिवन डाटा होता है ना, वो इस तरह करके लिख लेना होता है। तो अब इसमें दोनों की जो रेशो बन रही है वो टैन बनती है, या टेंजेंट थीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो अब इसमें थीटा की जगह पे 7 आ गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी 7 है तो ये भी 7 है। अब परपेंडिकुलर 100 है, तो इसका जो बेस है वो x है, जो कि हमने मालूम करना है। जो वैल्यू मालूम करनी है उसको ले जाएंगे इधर ऊपर, क्योंकि इधर नीचे है ना, तो ये इधर आ गया। अब 100 को डिवाइड बाय टैन थीटा करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। अगर वैसे लहदा करते रहोगे तो आंसर में फ़र्क आ जाता है। 814.4 आ रहा है मेरे पास, 814.4। तो ये भी मीटर्स में था, तो ये भी मीटर्स में आ जाएगा। अब नीचे इसकी स्टेटमेंट में लिख लेंगे वही बात जो क्वेश्चन के अंदर ही लिखी हुई है। इसका 814.4 फार, क्या इसमें ऐसे लिख देंगे, द वेल इज़ 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, द वेल इज़ 814.4 मीटर फार फ्राम द शोर लाइन। तो यहाँ पे इस तरह करके क्वेश्चन के अंदर से आपने स्टेटमेंट बना के एंड पे, यहाँ पे एंड पे लिख देनी है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में अरूबाबाजी के बारे में वो बताया गया है कि इज़ सिटिंग ऑन द ग्राउंड मिडवे। मिडवे का मतलब दरमियान में, किसके? बिटवीन टू ट्रीज़, दो दरख्त हैं जिनके बिल्कुल दरमियान में ग्राउंड के ऊपर अरूबा बैठी हुई है। अब देखिए, एक ट्री ये है, एक ट्री ये है, यानी कि और 100 मीटर अपार्ट, और एक दूसरे से कितना फासला उसका? 100 मीटर। उन ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो रुबा उनके दरमियान में बैठी हुई है और ये 100 मीटर है। 100 मीटर कहाँ तक है? एक ट्री से लेके दूसरे ट्री तक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 13 डिग्री एंड 18 डिग्री। ठीक हो गया ना। जो ट्री छोटा होगा उसकी तरफ उसका एंगल 13 बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो दरख्त थोड़ा सा बड़ा है उसकी तरफ 18। 18 ही, हाँ 18। अब आप कहेंगे कि सर 18 एंगल इतना बड़ा कैसे हो गया? ये एक इमेजिनरी है, वैसे तो 18 एंगल बिल्कुल साथ करके बनेगा ऐसे करके, लेकिन ये एक आइडिया स्केच बना रहे हैं ना, ताकि हमें उससे समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए कि ये टोटल जो फासला है ना, यहाँ से लेके, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, ये डी और ये ई। ए से लेके सी तक टोटल 100 है, ए से बी तक, ये क्योंकि उसके हाफ में बैठी हुई है तो इसका मतलब हुआ कि ये 50 मीटर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और 50 ही इधर है, यहाँ से यहाँ तक। यानी ए से बी तक भी 50 हो गया और बी से सी तक भी 50 मीटर, जो भी इसका यूनिट है मीटर हो गया।
अच्छा, हाउ मच टॉलर इज़ द वन ट्री देन द अदर। वो कह रहा है कि जो एक ट्री है वो दूसरे से कितना ज़्यादा टॉलर है, आई मीन बड़ा है। इसका मतलब होगा पहले हम इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो हाइट है वो मालूम करेंगे, फिर इसकी हाइट मालूम करेंगे। जो इन दोनों की हाइट्स का डिफरेंस होगा ना, वो हमने मालूम करना है असल में। अब हमारे पास ये क्वेश्चन डबल शक्ल में है। एक समझो ये ट्रायंगल है, दूसरी ये वाली ट्रायंगल है। तो इसमें 90 डिग्री एंगल ये है और इसमें 90 डिग्री एंगल ये है। तो आप इसको चाहे ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 का नाम दे दें, ये चाहे ट्रायंगल ABE कह लें, ये BCD कह लें, जिस तरह से मर्जी आप इसको कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स भी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ से देख के। आइए अब इनको बारी बारी मैं दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करता हूँ। यानी हमने इसमें दोनों में फाइंड करना है एंगल के अपोजिट साइड। ये जो राइट एंगल है ना, इस एंगल के अपोजिट साइड इस ट्रायंगल का ये जो परिपेंडिकुलर ये है, और इस वाली ट्रायंगल का इसके अपोजिट इसका परिपेंडिकुलर ये है। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसका भी परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि इसमें एंगल tan का ही लगना है, इसमें भी एंगल tan का ही लगना है, और हमने इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आइए मालूम करते हैं। इसमें देखें, जब हम इनको बारी बारी दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो पहले ए बी ई ये वाली ट्रायंगल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल के अंदर जो AB है ना, वो हमारा बेस है, वो 50 है। इस तरह ए ई जो ट्री की हाइट है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि हाइट ऑफ वन ट्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का, जो कि हमारा इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर है, और ये वाला बेस है, और इस ट्रायंगल का जो एंगल है ना, वह 13 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है वो होती है tan थीटा ओवर। तो tan थीटा ये किसके इक्वल होता है? अभी हमने बात की ना कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, सिर्फ थीटे का फ़र्क है। यहाँ 13 है और यहाँ पे 18 है। तो अभी इसके अंदर वैल्यू पुट की, थीटा की जगह पर 13 आ गया। जो परपेंडिकुलर है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे भी हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना था, जो कि हमारा CD था। थीटा की जगह पे 18 आ गया, यहाँ पे थीटा। इस वाली ट्रायंगल में ये CBD है, CBD भी लिख सकते हैं, CDB भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको लिख लें। अब इसमें भी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको 50 को मल्टीप्लाई करेंगे tan 13 से, और यहाँ पे 50 को मल्टीप्लाई करेंगे tan 18 से। तो ये हमने कैलकुलेटर से किया, तो इसका आंसर आ गया 11.54 मीटर, और इसका आंसर आ गया 16.24 मीटर। तो ये छोटा दरख्त है, ये बड़ा दरख्त है। अब इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है हमने। एंड पे मैंने थोड़ा सा वजाहत के साथ भी लिख दिया, हाइट ऑफ वन ट्री, ये एक ट्री की हाइट ये आ गई। द हाइट ऑफ अदर ट्री, दूसरे ट्री की हाइट ये आ गई। अब क्वेश्चन ये था कि दोनों जो ट्रीज थे इनकी हाइट में डिफरेंस मालूम करें। अब इसमें से जो बड़ा यानी कि जो ट्री बड़ा है उसमें से छोटे की जो हाइट है उसको माइनस कर दिया, तो ये 4.7 मीटर। तो ये उनका डिफरेंस आ गया, जो कि हमने मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा सा ट्रिकी सा है, लेकिन आप इसको जब समझ के करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, ट्री को टी का नाम दिया है, इज़ 27 डिग्री फ्रॉम द सेम, यानी कि एक पॉइंट है वहाँ से ट्री का जो एंगल है वो 27 डिग्री है, और उसी पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर से उसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ हॉक एच फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द ट्री, एक ट्री के बिल्कुल ऊपर। ऐसे आप समझिए कि यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ट्री, यहाँ तक ट्री है, और ट्री से ऊपर एक और पॉइंट है जहाँ पे वो हॉक जो है ना, वो जो काब है या जो भी शिकरा जो भी है वो वहाँ पे उड़ रहा है। इसका जो एंगल है ज़मीन से, जो एक पॉइंट है, वो ज़मीन के उस पॉइंट से ट्री तक का जो एंगल है वो 27 डिग्री है। और जो हॉक बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा है उसका एंगल ज़मीन से, यानी ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है। फिर जो दूसरा एंगल है वो, यानी पहला एंगल यहाँ से यहाँ तक है 27, ये जो 27 है यहाँ तक है। फिर दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक वो है 43 था गालबन, 43 डिग्री। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है 43, ये 27 है। मैं ज़रा दोबारा यहाँ पे ना इसको क्लियर करके लिख दूँ। और उसने जो अगली बात बताई है वो बताई है कि द ट्री इज़ 12.7 मीटर टॉल। जो ट्री है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 12.7 मीटर है। कहाँ से लेके? ये टी तक, यहाँ से यहाँ तक।
ठीक हो गया। हाउ हाई इज़ द हॉक अबव द ग्राउंड। अब ये जो हॉक यहाँ पे उड़ रहा है इसकी ग्राउंड से उन्होंने पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ना ये हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसको 2 स्टेप में हम करेंगे। आप पहले इसके स्टेप समझिए कि पहले ये वाली ट्रायंगल है, इसको मैं ज़रा नाम देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहो। ए, इसको सी का नाम देते हैं, ये टी। पहले ट्रायंगल ए सी टी, ये जो ट्रायंगल है ना इसको मैं सॉल्व करूँगा और इसके अंदर मैंने बेस मालूम करना है। फिर इसके बाद जब बेस आ जाएगा फिर मैंने ये समझो कि ये वाली लाइन मैंने गैप कर देनी है। फिर ए सी और एच, ये ट्रायंगल में बेस हमारे पास पहले होगा और ये जो इसका परपेंडिकुलर है ना इस एंगल के अपोजिट साइड वो हमने मालूम करनी है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। अब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी वो मैंने यहाँ पे उतार ली है। एंगल फ्राम ग्राउंड टू ट्री, ठीक है ना, ग्राउंड से जो ट्री तक का एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 27 डिग्री है। एंगल फ्राम ग्राउंड टू हाक वो 43 है, यानी ग्राउंड से लेके हाक तक, ये हाक बैठा है तो ये वाला एंगल यहाँ से इधर को ये 43 डिग्री है। अब हाइट ऑफ ट्री सी टी, यानी सी से लेकर टी तक, ये सी है ये पॉइंट टी है, यहाँ तक 12.7 है। अब जो हमने मालूम करना है हॉक हाइट फ्राम ग्राउंड, जो ये हॉक है ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हॉक की जो हाइट है ना वो कितने हाइट पे है वो हमने, ये एक्स है यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मालूम करना है। तो इसमें सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है ए सी टी या ए टी सी या सी ए टी ट्रायंगल, जो जैसे मर्जी आप इसको नाम दे दें, ये वाली ट्रायंगल मैंने लहदा से यहाँ पे एक दफ़ा आपको समझाने के लिए ये छोटी ट्रायंगल लहदा से यहाँ पे ड्रा कर ली है। ठीक है ना, ये वाला पीस। अब इसका एंगल 27 डिग्री है तो ये इसके एंगल के अपोजिट जो इसका हाइपोटेन्यूज जो परपेंडिकुलर है वो ये है, हमने इसका बेस मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में क्या किसके इक्वल होता है, वो tan के इक्वल होता है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें देखें थीटा हमारे पास है 27 डिग्री और परपेंडिकुलर हमारे पास है 12.7 और बेस हमने मालूम करना है। बेस को यहाँ पे नाम ही दे देते हैं ए सी। एक्स मैंने इसलिए नाम नहीं ना यहाँ पे दिया, एक्स मैंने इसको भी नाम दिया हुआ है तो मैं भी बच्चे उसको समझने में कन्फ्यूजन ना करें। अब ए सी मालूम करना है, ये चला जाएगा उधर और ये आ जाएगा इधर। ए सी इक्वल टू 12.7 डिवाइड बाय 27 डिग्री। अब इसको इसके साथ डिवाइड करके हम इसका बेस मालूम कर लेंगे। इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है 24.925। तो 5 को हटा के इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24.93। जो भी इसका यूनिट था मीटर्स में, तो ये ए सी का यानी बेस की हमारे पास आ गई है 24.93। ठीक है ना, यानी इस वाली पूरी शेप का हमारा जो बेस है हमने बेस पहले मालूम कर लिया है ये। ठीक है ना, 24.93। अब हम बड़ी ट्रायंगल को लेंगे ए सी एच तक। ये समझो लाइन बीच वाली गायब कर दी। ये हमारी जो थी ना लाइन, इसने सिर्फ हमें इस ट्रायंगल ने ये हेल्प दी कि हमने इसका बेस फाइंड कर लिया। अब बड़ी ट्रायंगल ड्रा करते हैं। दरमियान वाली जो लाइन थी ना ये ए से लेकर टी तक, ये मैं गायब कर रहा हूँ। अब ए सी और एच, अब इसका जो एंगल था ना यहाँ से एच की तरफ ये वाला, ये था 43 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 43 डिग्री है और इसका बेस अभी हमने मालूम किया है 24.93 है। ठीक है ना, मीटर्स में। और ये सी से एच तक ये हमने मालूम करना है, यानी हमारी असल में हमने मालूम यही करना था ना, हाइट ऑफ हॉक फ्राम ग्राउंड सी से लेके एच तक, सी से लेके एच तक। अब इसमें भी देखें एक एंगल दिया हुआ है और एक ये परपेंडिकुलर और एक बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का जो 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 होता है ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये बेटा जब हमने इसको सेकंड वाली ट्रायंगल को सॉल्व किया, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल ही गया कि नो इन ट्रायंगल ए सी एच, वो लिख दूँ मैं पहले। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व किया तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये tan थीटा, तो थीटा इसमें था बड़ी ट्रायंगल में 43 डिग्री। अब सी एच यानी ये हमने परपेंडिकुलर मालूम करना है, मैंने सी एच ही रहने दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वैल्यू इधर वैल्यू डिवाइड हो रही है, उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो गई। तो इसको जब इस tan थीटा के साथ हमने डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लें तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है 23.24। तो अगर आपका कोई डेसिमल में अगर वैल्यू आप राउंड ऑफ करते हैं थोड़ा बहुत कोई फ़र्क भी आ जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सी एच यानी तो ये सी एच क्या था, सी एच हमारा ये था ना,
CH, यानी कि ग्राउंड से लेके हॉक की जो हाइट जहाँ पे उड़ रहा है उसका जो फासला है वो 23.24 मीटर है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो आपको ये मेथड कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसमें जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि पहले छोटी ट्रायंगल का आपने बेस मालूम कर लेना है। ये उसकी छोटी ट्रायंगल की ये वाली हाइट दी हुई है ट्री की, इस परपेंडिकुलर से और एंगल से हमने 27 जो एंगल था इसके साथ बेस मालूम कर लेना है। फिर हमने इस बड़ी ट्रायंगल पे आ जाना है, पहले छोटी ट्रायंगल पे फिर बड़ी ट्रायंगल पे। तो जब बेस मालूम हो गया तो फिर बेस और एंगल की हेल्प से हमने ये वाला परपेंडिकुलर ना ये मालूम कर लेना, तो वही हमारा आंसर था जो उसकी हाइट थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी 13 से बहुत मिलता जुलता ही है। उसमें परपेंडिकुलर के साथ 2 पॉइंट थे लेकिन इसमें बेस के साथ है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही। लेकिन आपने बिल्कुल जब इरादा किया हुआ है कि हमने समझना है तो इंशाल्लाह हम समझ के जाएंगे। और कोशिश करूँगा मैं भी कि जितना अल्लाह ताला ने एक दिया हुआ है उसके मुताबिक जो नॉलेज आपको ईजी समझाने की कोशिश करूँ। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि एक फाल्कन एफ है ये ऑन अ ट्री, ये ट्री है विद द स्क्वायर एस एंड क्या लिखा हुआ चिम्पमंक सी, ठीक है ना। अब इसमें जो बात समझने वाली वो यही है कि एक ट्री है, ट्री से जो स्क्वायर एस है, यानी यहाँ पे वो ये ट्री से जो स्क्वायर है ये यहाँ बैठी है, ये भी एक गिलहरी है, ठीक है ना। और चममंग जो चिपमंग है ये सी पे बैठी है, यानी कि ये भी एक स्क्वायर की एक किस्म है। ऐसे समझ लें कि दो चूहे बैठे हुए हैं यार। अगर स्क्वायर जो गिलहरी है उसका आपको इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा, कोई अमेरिकन होती है कोई देसी होती है, ऐसे करके उन्होंने नाम सिमिलर से रखे हुए हैं ऑन द ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि अब इसमें ये जो फाल्कन है ये उसका ट्री है, ये उसमें एक स्क्वायर है जो स्क्वायरल, और इसमें ये जो चिपमंग है ये है। फ्राम द फाल्कन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जो डिप्रेशन कह लें ऑफ एनिमल्स आर 36 एंड 47। एक एंगल जो छोटा है जो इधर तक एस तक आ रहा है वो 36 का है, जो आगे तक आ रहा है वो 47 का है। हाउ फार द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, हाउ फार ये जो दोनों एनिमल्स बैठे हुए हैं ये एक दूसरे से कितना दूर हैं, यानी हमने सी से एस तक का फासला मालूम करना है। लेकिन अगर हम इस छोटी ट्रायंगल को लेते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये भी दो स्टेप में होगी। दो स्टेप में बेटा इस तरह से होगी, अगर ये वाला एंगल 36 का है तो ये वाला एंगल भी 36 का होगा। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 47 का है तो ये वाला एंगल भी 47 का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल से हमने असल में फ़ासला मालूम करना है सी से लेके एस तक का। तो हम करेंगे कि एक दफ़ा ये जी से लेके एस तक का जो बेस है बड़ी ट्रायंगल के साथ ना, जिसका एंगल ये 36 है यहाँ पे, इस बड़ी ट्रायंगल के साथ ये जी से लेके एस तक ये सारा बेस मालूम कर लेंगे। फिर छोटी ट्रायंगल के साथ जी से लेके सी तक इसका बेस मालूम कर लेंगे। फिर बड़े बेस में से छोटा बेस जो माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास ये सी एस रह जाएगा। तो ये पहले हमने, क्योंकि इसको अलग से मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। आया इसको मैं रफ पेज पे ये बनाता हूँ फिर आपको ये अलग बताता हूँ। अब देखें कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये वो डायग्राम बुक के ऊपर से देख के ड्रा किया है। ये वाला जो डिप्रेशन एंगल है 36 है यहाँ तक, तो ये लाइन यहाँ पे आ रही है ना, तो ये वाला भी 36 है। जो छोटा एंगल होता है वो दूर होता है, कि जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वो एंगल छोटा होता जाता है। तो दूसरा एंगल 47 है, तो इधर से ये वाला एंगल भी 47 है। तो वो ट्री जिसके ऊपर फाल्कन बैठा है उस ट्री की जो हाइट है वो 15 मीटर है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इन दोनों की जो पॉइंट सी पे और पॉइंट एस पे जो दोनों जानवर बैठे हैं उनका जो फासला है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सी से लेके एस तक का, ये हमने मालूम करना है। इसमें ये होगा कि पहले ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाली भी जी एफ सी भी और जी एफ एस भी, एक दफ़ा हम ये छोटी ट्रायंगल के साथ इसका बेस मालूम कर लेंगे। फिर ये वाली दरमियान वाली लाइन समझो हटा देंगे, फिर बड़ी ट्रायंगल मिल जाएगी हमारे पास जी एफ और सी। फिर इसका सारी का बेस मालूम कर लेंगे क्योंकि इसका एंगल भी हमें मालूम है, इसका परपेंडिकुलर भी हमें मालूम है, सिर्फ बेस मालूम करना है। तो फिर बड़े बेस में से छोटा बेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है ना जो वो रह जाएगी।
तो आइए पहले छोटी ट्रायंगल में हम देखते हैं कि हमने इसका जी सी यानी बेस मालूम करना है, और ये हमारा इसका परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है? टैन थीटा के। तो टैन थीटा के साथ आइए हम पहले जी सी की वैल्यू मालूम करते हैं। तो ये बेटा इसके फार्मूले के अंदर हम इसकी वैल्यू रिप्लेस की। टैन इसका जो थीटा था 47, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर वो 15 था, और जी सी हमने मालूम करना जो कि बेस था इसका। तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो ऊपर आ गया, ये इधर आ गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। तो 15 को जब इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13.987। ठीक है ना, ये आपके सामने कैलकुलेटर पे आ भी रहा है। तो 13.99 कर लें, या फिर इसका बेहतर रहेगा कि आप इसको 14 कर लें। तो ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आ गया, यानी यहाँ से लेके ये 14 कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, जी से लेके सी तक हमारे पास 14 आ गया। अब हम बड़ी ट्रायंगल को लेंगे, इसमें जो जी एफ एस, ये लाइन समझो बीच में हमारी गायब हो जाएगी। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर ये हमारा इसका परपेंडिकुलर है, और ये इसके अपोजिट जो परपेंडिकुलर के अपोजिट होता है ना, वही एंगल हमने यहाँ पे लिखना होता है, यानी एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये बेस हमने जो जी से एस तक ना ये मालूम करना था। तो टैन थीटा इन दोनों का टैन ही होता है ना, जो 90 डिग्री के दोनों आर्म होते हैं ना, वो टैन थीटा के इक्वल होते हैं, यानी कि टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा की जगह पे 36 आ गया, परपेंडिकुलर हमारा 15 है, और जी एस हमने मालूम करना है। अब जो मालूम करना है वो इधर डिनोमिनेटर पे है, उसको ऊपर हम ले गए और इसको इधर पर ले आए, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और वो उधर मल्टीप्लाई हो गया तो उसके साथ इधर आके डिवाइड हो गया। अब 15 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आप देख रहे होंगे कैलकुलेटर के ऊपर ही, कि हमारे पास आ रहा है 20.645। 20.645 है, तो आप इसको मेरे ख्याल में 65 ही लिख लें, 65 ही लिख लें, काफ़ी है। तो ये मीटर में आ गया। तो ये फासला कहाँ से आ गया? ये फासला जो है ना 20.65, ये जी से लेके एस तक है, यहाँ तक। ये 14 यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा, ये 20.65 है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और जो 14 हमने पहले मालूम किया था ये जी से लेके सी तक था, ये मैंने एरो बना दिए। अब वो कह रहे सिर्फ ये वाला मालूम करो, इस सारे में से ये माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास ये वाला फासला इनका रह जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब एक आंसर में से दूसरा आंसर को माइनस करेंगे, ठीक है ना, बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को माइनस करेंगे, यानी एनिमल्स आर अपार्ट्स टू ईच अदर, इनको माइनस किया तो 6.6457 आ रहा है, तो इसको 65 कर देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसका भी आपको ये मेथड कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है, जिसके ऊपर हाक उड़ रहा था, ठीक है ना, हाक और ट्री था, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, सर एंगल्स का फ़र्क है और वैल्यूज़ का फ़र्क है। इसमें 2 गायर वायर्स सपोर्ट ऑफ फ्लैग, गायर वायर आती है कि जो ऐसी वायर, ऐसी तारें होती हैं जो किसी यानी फ्लैग पोल को सपोर्ट कर रही हैं, उसको सहारा दे रही हैं। एफ एच यानी फ्लैग पोल कौन सा है? एफ एच, ये एफ है और ये इसका एच है, इसको इस वाले फ्लैग को वो सपोर्ट कर रही हैं। द फर्स्ट वायर इज़ 11.2 मीटर लॉन्ग, ये वायर की लंबाई है, एंड हैज़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 39 डिग्री। ये जो पहली लाइन है ना ये वाली, ये 39 डिग्री का एंगल है, और इस लाइन की जो यानी इस वायर की जो लेंथ है 11.2 मीटर है। ये हो गया। द सेकंड वायर हैज़ एन एंगल, अब जो दूसरी वायर है ना उसकी लेंथ नहीं बताई हुई, उसका सिर्फ एंगल बताया हुआ है। उसका एंगल यानी इसके मतलब ग्राउंड से लेके उस वायर तक का जो एंगल है 47 डिग्री है। हाउ टॉल इज़ द फ्लैग पोल, वो जो फ्लैग पोल है यानी एफ़ से लेके एच तक उसकी हाइट हमने मालूम करनी है। तो बिल्कुल उसी तरह के पहले हमने ये छोटी ट्रायंगल के साथ इसका एंगल 39 है, और इसकी जो ये इसके अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज है ना वो दिया हुआ एक एंगल, और एक जो इसकी साइड दी हुई है, हमने इसका बेस मालूम करना है। तो जब छोटी ट्रायंगल से हम बेस मालूम कर लेंगे ना, तो बेस और फिर बड़ी ट्रायंगल का जो एंगल है 47, उस एंगल और बेस के साथ हमने इसका जो परपेंडिकुलर ना वो फाइंड कर लेना, और वही हमारा आंसर होना है। अब इस वाले जो डायग्राम दी हुई है उसमें जो हाइट ऑफ फ्लैग पोल है वो एफ एच
यानी एफ़ से लेके एच तक, या एच एफ़ जैसे मर्जी कह लें, यहाँ से लेके यहाँ तक वो फ्लैग की हाइट है जो कि हमने मालूम करनी है। इसके बाद वन वायर जो लेंथ है ई से लेके जी तक, एक वायर की लेंथ हमने दी हुई है, और जो बेस है ई से एच ये भी हमें मालूम नहीं है। दो एंगल दिए हुए हैं, एक 39 डिग्री है और एक 47 डिग्री है। तो पहले हम छोटी वाली ट्रायंगल में यानी ई जो है एच ई एफ एच ई जी, ये जो ट्रायंगल अंदर वाली, ठीक है ना, इसमें हम ये इसका बेस मालूम करते हैं। इसके अपोजिट साइड इसकी हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का 11.2 है, और बेस जो ई से एच है ये हमने मालूम करना है। और इस छोटी ट्रायंगल का जो एंगल है ना वो 39 डिग्री है। इस छोटी ट्रायंगल को मैंने आपको समझाने के लिए ये अलहदा से भी इसका स्केच बनाया है। ये छोटी वाली ट्रायंगल है। अब इसमें देखें कि एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है, हमने इसका बेस मालूम करना है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है? ये होता है कॉस थीटा के, ठीक है ना। कॉस थीटा इक्वल टू ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। अब थीटा की वैल्यू है 39, बेस हमने मालूम करना है, इसका ई एच ही नाम रहने देते हैं ताकि वो ना कन्फ्यूजन ना हो, और हाइपोटेन्यूस हमें दिया हुआ है 11.2। अब इसको ले जाएंगे उधर, ये ले आएंगे इधर, क्योंकि ई एच की हमने वैल्यू मालूम करनी है। नहीं, ये भी इधर करेगा, ये इस तरफ जाएगा उधर। तो जब हम इसको उधर ले गए उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो जब 11.2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 39 करेंगे तो ये 8.7 आ जाता है हमारे पास, 8.7 मीटर। ये क्या आ गया? ई एच आ गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 8.7 मीटर। क्या इसका आप लगा लें एक ही बात है कि 8.7 मीटर ये आ गया। तो अब देखें कि दूसरी वाली ट्रायंगल जो इसकी बड़ी ट्रायंगल थी, ये ई एच एफ, इसको मैंने बड़ा करके दरमियान वाली जो लाइन है मैंने ख़त्म किया यहाँ पे, ये वाली लाइन, बाकी सारी वही है। अब इसमें हमने बेस मालूम किया ना, अभी ये ई एच हमने बेस मालूम किया है, तो ये बेस हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस बड़ी ट्रायंगल का एंगल था 47। अब क्योंकि हमने ये एफ एच या एच एफ जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं है कि आपने एफ एस या एच एफ लिखा, ये क्या है। अब हमने इसमें यानी कि ये उसका परिपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल का ये परिपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। एक एंगल और एक साइड हमें गिवन है और परिपेंडिकुलर मालूम करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परिपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि राइट एंगल के दोनों ज्वारा मिला के कौन सा एंगल होता है, ये कौन सी रेशो होती है ट्रायगोनोमेट्री की, होती है tan थीटा इक्वल टू परिपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा, थीटा हमारे पास 47 है, और परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, उसका नाम आपने एच एफ रख लें, ठीक है ना, एच एफ पहले ही है, और बेस हमारे पास 8.7। अब ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हमने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम की, इसकी वैल्यू अलग से करेंगे तो डेसिमल में राउंड ऑफ करते करते ना वो फ़र्क हो जाता है काफ़ी, इसलिए इसको बेहतर है कि ऐसे ही करें। अब देखिए मैंने कैलकुलेटर से किया तो 9.329, तो इसको 9.33 कर लें, 9 को हटा के 2 में प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस कर लेते हैं, तो आ जाएगा 9.33। तो ये मीटर में आ गया। एच एफ या एफ एच, इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना ये क्या है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसकी स्टेटमेंट नीचे लिख लेते हैं कि ये क्या था। ये तो क्वेश्चन के अंदर ही वो लिखा हुआ था कि फ्लैग पोल था, इसकी हाइट आ गई 9.33 मीटर। तो बाकी बेटा वीडियो को में कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो टाइम हो चुका है रात के 1:45, ठीक हो गया ना, 46 हो गए हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।